की जो यात्रा अपनी जनता सरकार मोर्चा की हुई है और बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं, नॉलेज तो लगभग मतलब इंफॉर्मेशन नॉलेज तो आएगी आपको जब आप अनुभव कर लेंगे उसके बाद, लेकिन कुछ जानकारियां हैं जो उस ज्ञान का आधार बन सकती हैं, उस समझ को डेवलप करने का एक बेस बन सकती हैं। तो वो जो जानकारियां हैं वो हमारी कुछ खास वीडियोस में अवेलेबल हैं जो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। कोई भी वीडियो है जो हम अपने चैनल पर डालेंगे उसके कैप्शन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हम कुछ वीडियोस का लिंक दे रखे हैं। उन वीडियोस में की हेडिंग क्या है इसको समझिएगा। पहला तो ये कि सुबह से लेकर रात तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जो भी करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं या आपको करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक तो इसकी समझ कि जो भी आप कर रहे हो, चाहे पढ़ाई है, नौकरी है, कपड़े खरीदना है, क्रेडिट कार्ड बनवाना है, गाड़ी खरीदना, बाइक खरीदना, किस तरह का जूता पहनना, किस तरह बोलना, ये सब आपकी अपनी मर्जी से हो रहा है या आपको कोई ताकत इसको करने के लिए मजबूर कर रही है, इसकी समझ उसमें देने की कोशिश की गई है उस वीडियो के अंदर, ताकि आपको मालूम पड़े कि अरे हां ये वाली चीज तो हमको मजबूर की जा रही है। जैसे आप में से कभी किसी ने त्योहार पर मार्केट में गए हुए ऐसा किया है कि आप बाजार में खरीदने कुछ और गए थे और साथ में 5-7 चीजें या 1-2 चीजें और ले आए एक्स्ट्रा? किस किस ने किया है ये कि आप लेने कुछ और गए थे और कई बार तो लेके ही कुछ और आते हैं? होता है ना? ये मतलब आप देखो कि घर से आप चले, कितने सारे लोगों के साथ ये लगभग सबके साथ हो चुका है कि आप खरीदने कुछ और चले घर से और खरीद कर और चीजें भी लाए, और कई बार आपने महसूस किया होगा या आपके घर के किसी सदस्य ने आपको बोला होगा या अपने आप से आपको महसूस हुआ होगा कि ये जो खरीद कर लाया हूं इसकी जरूरत नहीं थी। हुआ किसी के साथ ऐसा? खरीदने के बाद महसूस हुआ होगा यार जरूरत नहीं थी, है ना? अब आप देखो, आपको जरूरत नहीं थी, आप खरीदने भी नहीं गए थे, आप जब मोबाइल खोला या उस दुकान में घुसे तो आपका इरादा भी नहीं था, फिर भी आप उसे खरीद कर लाए, तो इसका मतलब कोई ऐसी ताकत ने काम किया जो ताकत आपके को जबरदस्ती कर रही है। नहीं, इसको समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि आप जीवन को जब अपने बदलने चलोगे तो आपको अपने आप को समझना, इस कुदरत को और जो ये ताकतें आपको मजबूर कर रही हैं इनको समझना बड़ा जरूरी है कि ये काम कैसे करती हैं। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले साइकोलॉजिकली सारी रिसर्च करी है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को बिठा के, साइंटिस्ट को बिठा के, माइक्रोबायोलॉजी वालों को बिठा के, केमिकल रिएक्शंस दे करके, युद्ध अपराधी जितने भी पकड़े जाते थे, युद्ध में जो भी सैनिक पकड़े गए या नागरिकों के ऊपर जो अटैक हुआ या जिनको भी कैप्चर किया जासूस बनाकर, उन्होंने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, बिजली से टॉर्चर के, सुई से टॉर्चर के, जहर से टॉर्चर के, खाने में दे करके, और उनका खाना किस तरह से बनवा करके, फिर लगातार एक्सपोजर से जो माइंड कंट्रोल डिवाइस है वो कैसे बनी है, टीवी कैसे बना है, ऐसे नहीं बना है ये आपके दिमाग के सारे इन लोब्स को समझ गए कि कौन से लोब में कौन सा काम होता है। जैसे फ्रंटल लोब है, प्री फ्रंटल लोब है हमारा, ये अब मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूं कि आपने वो खरीदा क्यों था, फिर मैं इस एक्सपेरिमेंट पे आऊंगा, बीच में याद दिला देना अगर मैं भटक जाऊं तो, कि आप उधर से भटक गए कहीं और चले गए। तो अभी मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको खरीद कर क्यों लाए थे, आपको मजबूर किसने किया था। कोई भी इंसान है, उसकी जो सोच है, उसका जो जीवन है, उसके जो निर्णय हैं, वो दो दिमागों से चलते हैं। एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है, एक आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। समझते हैं दोनों को? चेतन अवचेतन ऐसा करके कुछ लोग बोल देते हैं उसको। मतलब एक तो वो होता है जो निर्णय आप खुद लेते हैं, अपने डिसीजंस, अपनी इमेजिनेशन से, इमेजिनेशन, और एक वो होता है जो आप बिलीफ सिस्टम से करते हो।
तो जो ये फ्रंटल लोब है, ये प्रीफ्रंटल और फ्रंटल दोनों लोब, आगे के दोनों लोब जो हमारे दिमाग के, यानी कि टोटल 10 लोब हैं, इन 10 लोब में से आगे के जो पार्ट है वो अपनी इमेजिनेशन के लिए, फ्रंटल लोब इमेजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लॉजिक एंड इमेजिनेशन। ठीक है, समझ गए? फिर उधर कॉर्टेक्स में चले जाओगे तो वहां पर आपका सबकॉन्शियस बैठा है, वो आपका देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, स्टोर कर रहा है, वो आपको दिखा, वो एक तरह से स्टोरेज हाउस है आपका, वो आपका रैम भी है, वो आपका हार्ड डिस्क भी वही है, कंप्यूटर का जो होता है ना, मेमोरी वो है। जो भी आपने देखा है, जो भी आपने सुना है, जो भी आपने महसूस किया है, एवरीथिंग इज स्टोर्ड देयर। एक माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन, यानी जो अभी मेरे आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी और मैं ये हाथ मार रहा था, इसकी मेमोरी भी स्टोर हुई है पीछे। तो जब मैं जाऊंगा और मुझे घर में बहुत सारी मक्खियां तंग कर रही होंगी, और अब मैं गया लेने के लिए कुछ और था, बिस्किट, नमकीन या कपड़े या कुछ भी लेने गया था, और उस शोरूम के अंदर वो बड़ा स्टोर है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और वहां सामने एक चीज दिखाई दे जाती है कि मक्खियों से पीछा छुड़ाने के लिए ये एक उपकरण है, तो एकदम से वो घर वाली मक्खियां याद आएंगी कि लो तुमको तो आज शाम को देखता हूं मैं। यानी वो स्टोरेज जो है पीछे रहता है कि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, और कुछ कई बार वो मेमोरी इतना काम करती है कि आप बाजार से केवल इसलिए खरीद कर लेकर आते हैं क्योंकि 6 महीने पहले उसकी जरूरत पड़ी थी और वो चीज घर में नहीं थी। तो अगली बार आप खरीद कर लाएंगे कि क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए, और उस वक्त दुकान पे क्या पता ना मिले, तो अभी खरीद के रख लेते हैं। भले ही वो धीरे धीरे, मतलब पहले जो चीज लेके आते हैं सामने रखते हैं, फिर उसका उपयोग थोड़ा कम होता है तो थोड़ा साइड में रखते हैं, फिर थोड़ा उपयोग होता है तो दरवाजे के पीछे या दूसरे जगह पर रख देते हैं, दूसरे कमरे में जहां कम आना जाना रहता है, और जब उसका उपयोग थोड़ा सा और ही लगता है कि कोई नहीं है तो फिर वो स्टोर में चली जाती है। और जो चीज स्टोर में चली जाती है वो केवल होली दिवाली पे ही साफ होती है, उसका पता लगता है तेरे की ये तो रखी थी, एक तो खरीद लाए और भी, मतलब वो भूल भी जाते हैं वो वहां रखी भी है और हम और भी ले आते हैं। तो ये पार्ट कैसे काम करता है, क्योंकि इसी से उन्होंने आपको समझा है, इसी से उन्होंने आपको मजबूर किया है, और यही चीज आपको चला रही है। तो जो जन्म के पहले, गर्भ के आखिरी के जो 2 महीने होते हैं, 7वें महीने तक ब्रेन डेवलप होता है, 7वें महीने तक, 28वें हफ्ते तक प्रेगनेंसी के, और 28वें हफ्ते के बाद जन्म से लेकर, मतलब जन्म तक वो चीजों को ऑब्जर्व करना चालू करता है। माओ को पता होगा बच्चा किसी खास मोमेंट पे किक करता है, या हमें एकदम से इमोशंस हमारे निकल के आते हैं जब बच्चा पेट में है उस वक्त, तो इसका मतलब है उसे बाहर की चीजों का वो ऑब्जर्वेशन चल रहा है उसका, और वो उस पर रिएक्ट भी कर रहा है। इसका मतलब उसे मालूम है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर म्यूजिक है कि शोर है, वो जो घर में हो रहा है वो लड़ाई झगड़ा है, या फिर मतलब कई बार ऐसा होगा कि घर में लड़ाई हुई और प्रेग्नेंट जो लेडी है वो फेंट होने की हालत में आ जाए, वो बेहोश हो जाएगी, या उसको डिप्रेशन टाइप का, मतलब बहुत एंजाइटी हो जाएगी। वो असल में अंदर जो बच्चा है वो कर रहा है कि रहने दो इनसे दूर जाओ तुम, ये गलत आदमी है, ये गलत काम कर रहे हैं। बेसिकली वो रिएक्शन भी चलता है उसका। और फिर पैदा होने से लेकर जीवन के पहले 6 साल थोड़े क्रिटिकल हैं, और फिर 1-2 साल और, 7 साल लगा लो, 8 लगा लो, लेकिन क्रिटिकली 6 साल आदमी के कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करते हैं। समझ गए? उस कैरेक्टर बिल्डिंग में क्या क्या होता है? उसमें होता है बच्चा जब बैठा है, लेटा है, तो वो उसका दादा, उसके मम्मी पापा या दूसरे लोग, ए ले 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 बच्चा, तो क्या हो गया, हंस रहे, खाना खाना है, भूख लगी है, ऐसा करके, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा, फिर भी हम लोग मुंह बना के बात कर रहे होते हैं ताकि उसका ध्यान आकर्षण के लिए अंदर से प्रेम वश हम उसे बोल रहे होते हैं। वो अट्रैक्ट होता है, उसे वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कैसा कर रहा है। उसे अभी एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन वो मेमोरी में स्टोर हो गया।
क्योंकि जब आपने कभी बच्चा पहली बार देखोगे तो आप अपने आप मुंह से निकलेगा ले 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 ले, मतलब ये नहीं निकलेगा कि बच्चा बड़ा, मतलब बच्चा बड़ा प्यारा, अंदर से एकदम खुशी ही आएगी, वो ऑटोमेटिक है। मतलब आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, आपको किसी ने सिखाया नहीं है, आपको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है कि खाना बनाने की तरह आपको ट्रेनिंग मिली हो या साइकिल चलाने की तरह आपको सिखाया हो, सिखाया नहीं ना। मतलब बच्चे को कैसे पकड़ा है आपने, पकड़ना कैसे, वो सब ऑलरेडी। कोई चीज खानी है, बच्चे के मुंह पे कोई चीज हाथ में दे दो, वो चुप अपने आप हाथ में ले जाएगा, है ना, मतलब मुंह में ले जाएगा। या आप मुंह पे रख दो उसको, वो अपने आप चूसने और चबाने लग जाए। उसको सिखाया है किसी ने कि पहले ऐसे मुंह खोलना है फिर बंद करना है, या उसको ऐसे घूंटना है? कुछ नहीं सिखाया है। कुछ चीजें हैं वो अपने आप काम कर रही हैं बॉडी में, फिर कुछ चीजें दिमाग में हैं, मतलब कुछ तो रिफ्लेक्स का काम है। और फिर जब आप उसको 6 साल तक उसके माँ बाप आपस में कैसे बात कर रहे हैं, उसके पापा अपने फादर से कैसे करते हैं बात, अपनी माँ से करते हैं, उसकी माँ अपने हस्बैंड से कैसे कर रही है, अपनी सास से कैसे करती है, ससुर से कैसे, उससे कैसे करती है, अपनी जेठानी के बच्चों से, देवरानी के बच्चों से कैसे कर रही है, पड़ोसियों को देख के कैसे करती है, कोई सामान मांगने आता है तो कैसे रिएक्ट करती है, कोई गाड़ी मांगने आया तो क्यों दे देती है, क्यों दे दी, तोड़ के लेके आता है, तेल पेट्रोल भी नहीं डलवाता है। वो जब चलता है डिस्कशन घर में, वो देख रहा है बैठा हुआ। कई बार बच्चा खेल रहा है लेकिन आप पास में कुछ कर रहे हो, वो तब भी आपकी बातों को सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, पूरी तरह से वो डूबा है। उसके पास सीखने के लिए अपार क्षमता है। जो भी चीज वो आसपास देख रहा है वो उसको समझ के, और 6 साल तक उसका कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है। वो उसके सबकॉन्शियस, उसके मतलब हैबिट्स में, उसके सबकॉन्शियस में चला जाता है। यानी आप उसके साथ सिनेमा भी गए हो, आप उसके साथ में मॉल में भी गए हो, आप उसके साथ में परिवार में भी बात किया है, आपने पड़ोसियों से भी बात किया है, आपने फोन पे भी बात किया है, आपने टीवी में कार्यक्रम भी चलाए हैं, आपने ड्राइविंग भी की है। ड्राइविंग पे भी पापा कैसे बात करते हैं जब कोई आगे कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाए, चल आराम जाता है तुझे को मालूम नहीं, टाइप से जो भी लैंग्वेज वो यूज करते हैं, क्या यार इनको चलाना नहीं आता है, जो भी भाषा में आप बात करते हैं वो सब कुछ जाके स्टोरेज हो जाता है। और किसी चीज पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो सब भी, तो वहां से वो एक निर्णय ले लेता है कि मुझे अपने जीवन में निर्णय कैसे लेने हैं। और बड़ा होने के बाद उसके सारे के सारे निर्णय अगर मैं कैलकुलेट करूं और देखूं तो केवल 5% निर्णय ऐसे होते हैं जो उसकी इमेजिनेशन से उसके निर्णय होते हैं। बाकी के 95% डिसीजंस उसने जो देखा, जो समझा, जो आसपास हो रहा है उससे प्रभावित होते हैं। उसको कोई चीज अच्छी लगी तो वही लेने का जी करेगा, वैसा ही बनने का जी करेगा। उसको कोई चीज बुरी लगी तो मतलब उसके बारे में क्रिटिसिज्म या दूसरा एंगल जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह समझ लिया साइकोलॉजिस्ट ने कि पूरी की पूरी जनरेशन को अगर अपने हिसाब से चलाना है तो उनके बिलीफ सिस्टम में डाल दो, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, इसके बिना जीना संभव नहीं, कंपटीशन बहुत है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, हमको बहुत सारे चीजें अचीव करनी है, हमको सबसे आगे निकलना है, हमारा भी कोई अस्तित्व है, हमको अपने आप को साबित करना है, हम किसी से कम नहीं हैं, हमें ये करना है, ये अचीव करना है, जिंदगी के गोल होने चाहिए, वो गोल हमको ऐसे प्राप्त करने हैं, उसके लिए हमें बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा, हमको नींद त्यागनी पड़ेगी, परिवार त्यागना पड़ेगा, घर त्यागना पड़ेगा, सेहत त्यागनी पड़ेगी, अच्छी अच्छी चीजें सारी त्यागनी पड़ेगी और गंदगी लेनी पड़ेगी। ये सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। ये उस बिलीफ सिस्टम में धीरे धीरे सुनकर आप मान लेते हो। आपके यहां खेती कम कर रहे कौन है? किसान का बेटा खेती वही नहीं कर रहा है जिसको बचपन से किसान ने ये कह दिया कि खेती में कुछ नहीं रखा है, तुमको पढ़ लिख कर कुछ बनना है, और पढ़ लिख कर गधे के अलावा कुछ नहीं बन सकते, ये उनको पता है, सिलेबस बनाने वालों को। मतलब जिसका बच्चा पढ़ लिख गया समझो खत्म। आप देखो जरा, छोटा बच्चा प्राइमरी में जब स्कूल में जाता है तो कई बार मैम की शिकायत हो सकती है, ये टिक कर नहीं बैठता है, ये ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, इसको काम कहो तो करता नहीं है, यानी उसकी मस्ती अपनी मर्जी चल रही है। अगर मम्मी ने घर से पढ़ाकर नहीं भेजा है तो, मतलब मम्मी ने सारी चीजें सिखा के बैठिया
पहले ये करके जा, स्कूल में जा रहा है, उनको बच्चों को सारों को 10 तक काउंटिंग आती है, तेरे को कम से कम 20 तक आनी चाहिए, 100 तक तो आनी चाहिए, पहले से ही सिखा के भेजेगी। ए फॉर एप्पल पहले से आनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। तो वो जो कचरा करना था वो घर में चालू कर दिया पहले ही मम्मी ने। अब जब स्कूल में गया तो थोड़ा सा कचरा वो हो चुका है, बाकी का कचरा उसकी मैम कर देगी, क्योंकि वो इसी कचरा एजुकेशन सिस्टम से पल बढ़कर आई है, और वो उसको फिर सिखाने लगेगी। अगर बच्चा स्वच्छंद है, अपनी मस्ती का मालिक है, कुदरत से जुड़ा हुआ है और एकदम से मस्त है। बच्चे कुदरत से नेचुरली जुड़े होते हैं, मालूम है ना आपको। कुदरत से जुड़ने का उनका सबसे प्राइमरी जो रास्ता है वो अपने मां का पेट है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो वो जो उनकी नाल होती है जन्म के बाद, आप देखेंगे कि जन्म के आधा घंटा 1 घंटा तक वो नाल जो है मतलब वैसे ही रहती है, सूखती नहीं है जब तक वो। इसका मतलब तब तक बच्चे को सारा न्यूट्रिशन, सारा जितना इम्यूनिटी और जितना भोजन जो उसको चाहिए और नॉलेज, वो सारा नाल के थ्रू मां से मिल रहा है। लेकिन ये हरामखोर डॉक्टर्स क्या करते हैं, बच्चे को बाहर निकालते ही सबसे पहले नाल काटते हैं, क्योंकि वो नाल अगर किलो में बेची जाए तो लाखों रुपया किलो बिकती है। और उसके मतलब ये समझो कि जवान रहने के लिए जो दवाइयां बनती है उनमें इस्तेमाल होता है, बीमार ना पड़े उसके लिए इस्तेमाल होता है। वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये डॉक्टर्स उसको खत्म कर देते हैं। पहले जब नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से बच्चे का जन्म होता था तो उस वक्त आपने देखा होगा कि उस कमरे में, बल्कि सबसे हर घर के अंदर एक अंधेरी कोठरी होती थी, उसके अंदर जन्म होता था। और दिया भी अगर कमरे में है तो उसके आगे भी कोई चीज रख दी जाती थी, ताकि सीधी रोशनी मां के ऊपर और बच्चे के ऊपर ना पड़े। दिए की रोशनी भी इतनी खतरनाक मानते थे कि रोशनी इतनी खतरनाक है उस नवजात शिशु के लिए। और आज के टाइम पे तो जहां बच्चे का जन्म हो रहा होता है उसके ऊपर इतनी बड़ी लाइट होती है, सोचो कितनी खतरनाक होगी वो। मतलब पैदा होते ही उसके ऊपर आक्रमण चालू हो गया। और हमको लग रहा है, और हमको टीवी ने यह सिखाया, मैंने बताया 95% जो हम देख रहे हैं, टीवी आमतौर पे हमें दिखा रहा है कि चीजें कैसे होनी चाहिए, और आप मान लेते हैं कि वही सब सही है। समझ रहे हैं ना। यानी कि आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर, अमिताभ बच्चन का दोस्त जो है वो अस्पताल में पड़ा है और डॉक्टर कह रहा है बचने की संभावना नहीं है, तो अमिताभ बच्चन शिव जी के सामने जाकर बोलता है, खुश तो बहुत हो गए तुम, आज हमारा नाश हो गया है। सुना है ना। और फिर वो कहता है देख लियो, मतलब भगवान को तो ऐसे करके बात करके आता है। और फिर डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है अपने ग्लव्स उतारते हुए, और फिर वो हीरो या हीरोइन जब उससे मिलती है तो डॉक्टर कहता है अब वो सेफ है, और वो फिर उसके चरणों में गिर जाते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है, बस आपने बचा लिया, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं था, मंदिर वाले से तो, है ना। और वो जो अस्पताल दिखाई दे रहा है, आपने देखा होगा लेटर ऑन फिर उस फिल्म में आया, पहले वो अस्पताल फिल्म में आया, कुछ दिनों के बाद बिल्कुल डिक्टो वैसी ही गैलरी, वैसा ही ऑपरेशन थिएटर, वैसा ही बल्ब फिर आपको असल में दिखाई दिया। पहले वो चीज वहां आई, जैसे मैंने कल बताया था कि पहले पुलिस आई ताकि अपराधियों की रक्षा हो सके। नहीं तो आप लोग मार दोगे ना अपराधियों को, निकाल दोगे गांव से, लेकिन पुलिस आके कहेगी नहीं तुम नहीं छेड़ोगे, जो होगा कानून के हिसाब से होगा, और कानून के हिसाब से 30-40 साल तक न्याय नहीं मिल सकता, ये पता है, ये हमको पता है। जो होगा कानून के हिसाब से होगा, और कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जल्दी से न्याय हो सके। वहां पर तो एक प्रोविजन है कि जो जज है वो अपने तरीके से निर्णय दे सकता है, उसकी डिस्क्रिटरी पावर है, वो अपनी मर्जी से निर्णय ले सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अब जो पहले के 6 साल और उसके बाद के जीवन में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, वो सब की सब आपके जीवन को चला रही हैं। तो अब आप ये देखो कि आप जो देख रहे हो वो आपके पुरखों का बनाया हुआ है या किसी कंपनी का बनाया हुआ है,
ये आपको ऑब्जर्व करना है। जब यहां से जाएंगे आप ट्रेनिंग के बाद, तो आपको चीजें दिखाई देंगी। ये वाली चीज नेता कह रहा है, ये वाली चीज अभिनेता कह रहा है, ये वाली चीज कोई कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कह रही है, ये वाली चीज टीवी में आ रही है, ये पोस्टर में है, ये बैनर में है, ये सरकार कह रही है, ये उद्योगपति कह रहा है। ये कौन कह रहा है? आप क्या कह रहे हो ये किसी को पता नहीं। आपके पुरखे क्या कहते थे वो नॉलेज आपके पास नहीं, उनका बताया हुआ कुछ आपके पास स्टोर नहीं, उनका लिखा हुआ कुछ आपके पास है नहीं। तो आप जिंदा कैसे रहोगे, आप कैसे चलोगे, ये आपको कौन बता रहा है? कोई और, वो कोई भी हो सकता है। और वो सब के सब जो भी उसको बता रहे हैं, टीवी है, बैनर है, रेडियो है, एफएम है, आपका मोबाइल है, सिनेमा है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, फिल्में हैं, नाटक है, नौटंकी है, जो भी बता रहा है उस सब को फंडिंग कहां से मिल रही है? कंपनी से, कॉरपोरेशन से। इसका मतलब आप किसके हिसाब से चल रहे हैं? कॉरपोरेशंस के हिसाब से। दिस इज ए साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि आपके 95% डिसीजंस आपके सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड इस बात पर डिसीजन लेता है कि आसपास क्या चल रहा है। तो आपके आसपास जो चल रहा है वो कुछ भी आपके लिए नहीं चल रहा है। वो प्रॉफिट के लिए चल रहा है, वो पावर के लिए चल रहा है, वो डोमिनेशन के लिए चल रहा है, वो पैसे के। ऐसे ही हो रहा होगा? गलत कह रहा हूं क्या? हाँ जी। अब इस चीज को आपको समझना है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। जो मैं स्कूल की बात बता रहा था कि ये पढ़ाई को कचरा मैंने क्यों कहा, मैंने उन टीचर्स को कचरा क्यों कहा, क्योंकि एक तो सिलेबस जो बनाने वाले वो आप नहीं हो, या आपने तय नहीं किया, आपके गांव ने तय नहीं किया कि सिलेबस कैसे बनेगा, और बच्चा जब बड़ा होगा तो उससे क्या होगा। क्या आपने कभी कोई आरटीआई डालकर, कोई सवाल पूछकर, कोई चिट्ठी डालकर अपने किसी अध्यापक से, प्रधानाध्यापक से, एजुकेशन मिनिस्टर से, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन के किसी डायरेक्टर से चिट्ठी डालकर कभी पूछा कि तुमको ये किसने बताया, ये कैसे साबित हुआ कि ये वाली पढ़ाई पढ़कर हमारे बच्चे की ग्रोथ होएगी, ये वाली पढ़ाई पढ़कर इनके जीवन का क्या उद्देश्य है, ये बता तो दो हमको। अगर आपकी पढ़ाई हुई पढ़ाई से जो बच्चे को रिजल्ट मिल रहे हैं, जो उसके नंबर आ रहे हैं, जो उसका सर्टिफिकेट बन रहा है, जो भी उसको मिल रहा है, उससे यदि 99.9% बच्चों को बेरोजगार ही रहना है, तो फिर क्यों पढ़ाएं फिर हम अपने बच्चे को उस सिस्टम के अंदर? अगर उस सिस्टम में पूरी दुनिया से अलग रहने का ज्ञान दिया जा रहा है, समझ वो दी जा रही है कि तुमको सबसे आगे जाना है, तो क्या हमें ये सब करना चाहिए? बताइए जरा आप। लेकिन क्या करना चाहिए वो हमको नहीं पता है। ये क्या करना चाहिए में गड़बड़ हो जाएगी यदि ये आपको मैंने बता दिया तो, क्योंकि फिर मुझ में और उस कंपनी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कारण क्या है? मैं आपके यहां रहता नहीं, मुझे छत्तीसगढ़ की सभ्यता पता नहीं, मुझे आपके पुराने जीवन कैसे जीते थे वो पता नहीं, हम आपका तो पारंपरिक भोजन हमारे पारंपरिक भोजन से अलग है, आपका तो जो पूरा का पूरा मतलब सिस्टम अलग है। तो जब आपका जीवन शैली अलग है तो आपके बच्चों की जरूरत वो होगी जो मेरी जरूरत है वहां पर, नहीं है ना? इसका मतलब मैं भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है, मैं आपको यह बता सकता हूं कैसे करना है, मैं आपको यह बता सकता हूं इसका तरीका क्या निकाला जा सकता है, कैसे कैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, किस तरह की दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों का निवारण कैसे होगा। समय लग सकता है लेकिन रास्ता गलत नहीं है। 100 की स्पीड पर गलत रास्ते जाने से बढ़िया है कछुए की स्पीड से सही रास्ते चल पड़ो। कभी ना कभी तो स्पीड बढ़ेगी ना। जरूरी है क्या? मतलब भाई ठीक है, मान लिया नहीं काम चलता, मान लिया ऐसे नहीं बनती बात, मान लिया नहीं पॉसिबिलिटी है, मान लेते हैं कि अभी आप मजबूर हैं, लेकिन ये रास्ता गलत है तो पूरे 24 घंटे नहीं इसके लिए काम कर सकते तो 2 घंटे कर लो, 2 घंटे नहीं कर सकते 1 घंटा कर लो, भले ही 15 मिनट कर लो, चिंतन कर लो, बातचीत कर लो, समझा लो, समझ लो, पढ़ लो, देख लो, उसको जाओ तो सही, कुछ तो इस दिशा में करो। यह सोचना जरूरी है कि रास्ता कौन सा सही है। इंपॉर्टेंट है सही रास्ते का पता लगाना,
और गलत रास्ते को त्यागना। एकदम नहीं त्याग सकते, धीरे धीरे छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। पहले नमक बदल देंगे, फिर बर्तन बदल देंगे, फिर पकाने का तरीका बदल देंगे, फिर पहनने का तरीका बदल देंगे, फिर बात करने का बदल लेंगे, फिर खाने का बदल लेंगे, फिर सामान घर में किस तरह लाने हैं परचेजिंग का बदल लेंगे, फिर किसान बदल लेंगे, अनाज बदल लेंगे, जो जो चीजें संभव है वो पहले कर लेंगे। और जिसे धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे तो बाकी चीजें भी धीरे धीरे संभावनाएं बनती जाएगी, सपोर्ट सिस्टम खड़ा होता जाएगा। अभी तो पूरा सिस्टम पूंजीवाद के अधीन है, तो जो कुछ चल रहा है पूंजीवाद के अधीन चल रहा है, तो पूंजीवाद अगर नहीं अगर अभी हमको सरवाइव करने देगा नहीं, लेकिन जब भाईचारा बन जाएगा, जब फैमिली कल्चर बन जाएगी, तब शायद कुछ ना कुछ संभावनाएं बनेंगी। और जब संभावनाएं बनेंगी तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस तो मिलेंगे, है ना। लेकिन वो ना हम कह रहे कि एक दिन में करना है, ना हम उम्मीद कर रहे कि एक दिन में होना चाहिए, ना हम कह रहे आपको कि एकदम जाते ही सब कुछ क्रॉस कर दो, कांटा मार दो। ना 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 ना, समझो पहले। समझने के बाद आपको समझ में यह आएगा कि यार अगर आपको असली दूध चाहिए तो असली गाय चाहिए। क्यों बताइए आप? असली दूध के लिए कंपनी दे सकती है, फैक्ट्री दे सकती है, या गाय दे सकती है? गाय भी आपको असली दूध तब देगी जो पोषण आपके बच्चे को चाहिए, जब वो डेली कम से कम 4 किलोमीटर पैदल चले, 2 से 4 किलोमीटर डेली का पैदल चले, वो चर के आए और समूह में जाए और समूह में आए, वो अकेली खड़ी ना रहे घर में। इसके लिए आपको एक से ज्यादा डंगर रखना पड़ेगा, और एक डंगर चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो पड़ोसियों के साथ आपको कोऑपरेशन में करना ही पड़ेगा। रोज रोज सब कोई चराने नहीं जा सकता, तो 10 फैमिलियों के डंगरों को एक आदमी चराने जा सकता है, तो 10 दिन एक ड्यूटी, 10 दिन एक, 10 दिन एक, या एक दिन एक, तो पहले वाले की ड्यूटी 10 दिन में आएगी। 30 फैमिलीज हो जाएंगी तो पहले वाले की ड्यूटी 30 दिन में आएगी। 30 दिन में तो एक आदमी चला ही जा सकता है ना पूरी फैमिली के साथ चल के। यानी मजबूरी में आपको 30 फैमिलियों के साथ रहना पड़ेगा यदि अपने बच्चे को प्योर दूध पिलाना है तो। और गाय के चरने के लिए जंगल चाहिए, जगह चाहिए गांव के बाहर, तो आपको जंगल चाहिए, तो उसके लिए गौचरान की जगह चाहिए, तो फिर गांव को पूरे को शामिल करना पड़ेगा। जब 30-30 घरों की जो 30-30 घरों का बना, एक क्लस्टर बना, और उन्होंने कहा कि हम इस जिम्मेदारी को संभाल लेते हैं, अगर हमने अपने बच्चों को असली दूध पिलाना है तो पैकेट का ही पिलाना है, मजबूरी है, क्या करें, मिलता नहीं है, कोई पालता नहीं है, किसी के पास है नहीं है, हम कहां जाएं, ये रोना रोना नहीं है भाई। पैसे देकर किसान को बोलो गाय तू रख ले, दूध तू भी पे, हमको भी पिला, गाय तो उसको लेकर के वो चरा लेगा, उसके पास खेत है, ठीक है, उसको खेत में उगाने के लिए मदद करो कि खेत में तुम उगाओ, असली भोजन उगाओ तुम, यहां पर कोई केमिकल नहीं डालना है। पड़ोसी केमिकल वाला पड़ोसी जितना उसके पूरे 1 एकड़ में पैदावार होगी, मतलब उसकी जो कमाई होगी सरकारी खरीद के अनुसार, उतना पैसा ले लेना, चाहे 10 मन हो, चाहे हमारा 2 क्विंटल हो, चाहे 3 क्विंटल, में कोई मतलब नहीं, लेकिन असली मिला ना। क्योंकि ये बातें जो हम बता रहे हैं ये केवल उसकी बुद्धि में जाएंगे जिसके पास खाने के लिए ढंग का खाना है। जो खाना ठीक नहीं खा रहा उसको असल बात समझ में नहीं है। कचरा खा रहा है तो कचरा बातें समझ में आएंगी, वो रील देखेगा गंदगी वाली। असल खा रहे हो तो असल प्रकृति से जुड़ी, परमात्मा से जुड़ी, बिल्कुल जीवन से जुड़ी बातें समझ आएंगी, टक से समझ आ जाएगी। पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि यह हमारी जरूरत है कि हमें अपने बच्चों को शुद्ध खिलाना है। यदि शुद्ध खिलाना है तो वो वहीं से आएगा जहां से आएगा। हाइब्रिड बीज शुद्ध अनाज नहीं दे सकते, केमिकल वाला फसल, केमिकल वाला अनाज, पैकिंग वाला फूड आपके बच्चों को न्यूट्रिशन और सेहत नहीं दे सकता। यह पहली लाइन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक बार यह लाइन समझ आ गई तो पहले नंबर पर इसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आपको मिल गया है, ना भी मिला है ओरिजिनल खाना, पहले इसको ये तो पता लग गया ना ये तो कचरा है। अगर मां को यह मालूम पड़ जाए कि आपके बच्चे को दिया जाने वाला पैकेट वाला भोजन पाम ऑयल, राइस ब्रैन या फिर कॉटन सीड ऑयल में बना हुआ है और ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड तेल या कोई भी फसल खाने से अगली पीढ़ियां नपुंसक और बांझ हो रही है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, तो फिर अब भी खिलाओगे क्या?
अभी वो लाल गाजर अपने को यहां सलाद में दी थी कल, क्या पता आज भी आई हूं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, ढूंढो जरा इसके अंदर ढूंढो, येलो कैरेट ढूंढो। एक लाल गाजर होती है हमारी, येलो वाली है, पीली है, सॉरी मैं गलत लाल बोल गया, येलो वाली गाजर है। गूगल पे अभी जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, अभी गूगल सच थोड़ा बहुत बता रहा है फैक्ट के साथ, आने वाले टाइम में नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर एआई के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए, सारी फर्जी जानकारियां आएंगी, आपके बच्चों को असली जानकारी नहीं मिलेगी यदि आपने कहीं ना कहीं लिखित में स्टोर करके नहीं रखी है तो किसी तरह से। तो और अगर मोबाइल में सेव करके रखी है, हार्ड डिस्क में सेव करके रखी है, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं, जब ब्लैकआउट आएगा, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है यहां पर, है कोई कंप्यूटर का जानकार? नहीं है तो ऑनलाइन बोल रहा हूं, कमेंट में देख लेना, वो कमेंट करके दे देगा जब इस वीडियो को देखोगे। कंप्यूटर इंजीनियर को मालूम है कि वो उधर से एक बटन दबाते हैं, एक ऑप्शन चूज करते हैं कि जिस भी आर्टिकल में यह शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो डिलीट हो जाए, तो सारे इंटरनेट पर उस शब्द वाले सारे आर्टिकल खत्म हो जाएंगे एक झटके से, एक सेकंड से। तो अगर उन्होंने यह प्रोग्राम कर दिया कि ब्लैकआउट के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल होने वाली वीडियोस, या एआई ये पहचान लेता है आपकी आवाज है, ये इन बंदों की आवाज, क्योंकि एआई पूरा सर्च कर रहा है। आप देखो ना, वो नीचे आप क्या बोल रहे हो वो नीचे लिखा हुआ आ जाता है, किसी ने लिखा नहीं है, अपने आप आ रहा है लिखा हुआ। ये क्या बात हो गई भाई, उसको कैसे पता लग रहा है? बोल रहा है आदमी हिंदी में, वो अंग्रेजी में लिख रहा है, वो बोल रहा है अंग्रेजी में, वो हिंदी में, मराठी में लिख रहा है। यानी आप किसी भी भाषा में कुछ भी बोल रहे हो, आपका सारा रिकॉर्ड उनके पास है, किसकी ये लैंग्वेज है ये मालूम है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल आप फ्रीक्वेंटली करते हो ये भी मालूम है, उन शब्दों का इस्तेमाल करने वाली सारी वीडियोस उड़ जाएं, इसका प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो जब साइबर अटैक आएगा और साइबर ब्लैकआउट होगा, जब बिजली जाएगी, मैं पहले बता रहा हूं आपको, कहीं फिर बाद में मत कहना कि यार ये कैसे है, ये इस पर पुरानी वीडियोस बहुत बनाई जा चुकी है। बिजली को मतलब वो किसी भी बहाने से, या तो कोई युद्ध हो रहा था इसलिए ब्लैकआउट करना है, ठीक है, या फिर वो अखबारों में छपने लग जाएगा, कोयला बस 10 दिन का बचा हुआ है, बस 1 हफ्ते का बचा हुआ है, बस 1 दिन का बचा है कोयला, अब संकट पड़ेगा, इस तरह की खबरें आने लग जाएंगी। तो आप मान लोगे कि बिजली है ही नहीं, जब कोयला ही नहीं है तो कहां जाएंगे, ठीक है ना। या पावर प्लांट जितने भी ये दूसरे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, उनमें कुछ खराबी आ गई है और इधर से ये हो गया है, उधर से अटैक हो गया है, तो बिजली मिलेगी ही नहीं। बिजली नहीं मिलेगी, जब तक बिजली गायब है आपका इंटरनेट भी नहीं चलेगा। वो पीछे से बैकग्राउंड में इंटरनेट का जितना डाटा सेंटर है उसमें से सारा वो डाटा उड़ा देंगे जो आपके बच्चों के लिए फायदेमंद है। और जब दोबारा से आएगा तब तक आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आदी हो चुके होंगे। फिर एआई पे आप कुछ सर्च करोगे तो एआई पे जो आएगी जानकारी वो नहीं आएगी असली एक आप कहोगे, आप क्या कहोगे, ये तो जो लिखा है गलत लिखा है। लेकिन सही के लिए आपके पास कोई किताब है, सही के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई वीडियो है? हाँ, हमारे पास एक वीडियो है, हार्ड डिस्क में रखी है सेव करके हमने। बलारा जी ने वहां बताई थी वो बातें तब किसी टाइम पर 2025 में, मैं 2030 की 35 की तब की बात कर रहा हूं। तो आपको लगेगा हमारे पास पुरानी हार्ड डिस्क में है। अब वो हार्ड डिस्क लेकर आओगे, जैसे ही कंप्यूटर में डालोगे सारा डेटा फिर फिनिश, वो डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाओगे आप। जो पुरानी वीडियोस हैं 2025 से, ब्लैकआउट से पहले की, इस तरह की कोई वीडियो को आप देख नहीं पाएंगे। तब आपके पास आपके बच्चों को बताने के लिए कोई जानकारी होगी नहीं होगी। अगर मैं आपको यह कहूं कि आपके बच्चों को स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है सब फ्रॉड है, तो क्या कहोगे आप? अजीब सा लगेगा, है ना? ये ब्लैकआउट ब्लैकआउट हो गया। अगर मैं कहूं कि जो गणित पढ़ाया जा रहा है वो भी फ्रॉड है, फिजिक्स भी आपको गलत पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री भी आपको गलत पढ़ाई जा रही है, बायोलॉजी भी आपको गलत पढ़ाई जा रही है, मेडिकल साइंस, सारी इंजीनियरिंग टोटल फ्रॉड पढ़ाई जा रही है, तो कैसा लगेगा आपको? है ना अजीब बात, शॉकिंग है ये। आपका बच्चा एमटेक करने के बाद किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो कंपनी का एचआर ट्रेनिंग के पहले दिन एक लाइन बोलता है कि जो आज तक सीखा है अपना घर रखाओ, हम बताएंगे काम कैसे करना है। कोई वकील जब वकालत करता है तो उसको सिलेबस दिया जाता है कि कौन से
कौन से वाले चैप्टर से कितने नंबर का आता है। कोई जुडिशरी की तैयारी करता है, कोई आईएएस बनता है, कोई कुछ भी करता है, तो उसको बनने से पहले सिलेबस दिया जाता है कि इसका घोटा मारोगे तो तुम कुछ बन पाओगे। वो घोटा मारने से वो जानकारी सच्ची है कि झूठी है वो बेचारे को नहीं पता है, वो तो उसी को सच मान के बैठ जाता है कि ये कानून आपको बचाने के लिए बनाया गया था, ये मेडिकल साइंस आपको बचा रही थी, पहले बहुत सारे लोग मर रहे थे, अब आपके आने के इसके आने के बाद बच गए। मतलब वो सभ्यता जो इतने करोड़ों लाखों सालों तक चल रही थी, इंसान ने 200-200 साल तक जिंदा रहना सीख लिया था, उस इंसान को अब ये सिखाएंगे कि तुमको स्वस्थ कैसे रहना है। ये उल्लूपैथी वाले 300 साल पहले आए हैं जो हैं, पहले जिनके पुरखे जगह पर जाकर आंख बंद करके बता दिया करते थे कि यहां खोद लो पानी है, जो नब्ज पकड़कर बता दिया करते थे कि तुम्हारे शरीर में यही रोग हैं, तुम इनसे ये खा लो तुम ठीक हो जाओगे। जो आप मेटलर्जी का नॉलेज इस लेवल पर था कि आप जाकर के लौह स्तंभ बताते हैं कि भैया दिल्ली के अंदर एक मीनार खड़ी है लोहे की, उसको जाओ जंग नहीं लगता इतने हजारों साल पहले की। तो हजारों साल पहले इसका मतलब हमारे पुरखों के पास मेटलर्जी की पूरी जानकारी थी कि शीशे से सोना कैसे बनाया जाता है, उनको मालूम था। वो इतने समझदार थे कि उनके बनाए हुए किले आज ज्यों के त्यों खड़े हैं। जितने ज्यादा समय बीत रहा है उसकी मजबूती बढ़ रही है, और हमारे बनाए हुए पुल बनते बनते टूट लेते हैं। तो ये इंजीनियरिंग बढ़िया है कि वो इंजीनियरिंग थी भैया। कई जगह पर उस दौर के 500 साल पुरानी 1000 साल पुरानी पेवमेंट जो सड़क के ऊपर बनाई थी पुरखों ने, वो उखड़ी नहीं आज तक, ऐसी जगह हैं। तो उनको ज्यादा नॉलेज थी कि आज वाले इंजीनियर को ज्यादा थी। मैं नहीं समझता हूं कि आज वाले को कुछ बेचारे को पता है। उसको तो रटवाया जाता है 25 साल तक, और फिर बताया जाता है कि कमीशन खाना है, जो भी करना है कमीशन खाना है। किसी को भी, जज है, वकील है, डीसी है, मास्टर जी हैं, सबको यह बताया गया खाना है, यह इंपॉर्टेंट है। वरना काम ही करना है तो सरकारी ही क्यों, काम करने वाले आदमी को तो काम चाहिए, उसको काम में आनंद आना चाहिए, इतनी सी तो डिमांड है बस खाली आदमी की। लेकिन नहीं, सरकारी होनी चाहिए। क्यों? आंधी आए तूफान आए तनख्वाह पूरी मिलेगी, मतलब हराम का खाना चाहते हो हैं? फिर इतना तो तनख्वाह ही आ जाती है, बाकी ऊपर का आ जाता है। लैंग्वेज बोली जाती है कि नहीं, ये सबकॉन्शियस में कहीं पड़ी हुई है। इसीलिए ढूंढ रहे हैं कि अपनी बेटी के लिए दूल्हा चाहिए तो सरकारी चाहिए। सरकारी, वो कहते हैं, मैंने एक जगह पर देखा था, वो बेटा बोल रहा था पिता से कि पापा मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में फ्यूचर बनाना चाहता हूं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। तो पापा बोलते हैं सरकारी में या प्राइवेट में? बिकॉज एवरी सिस्टम, मतलब सिस्टमैटिकली क्राइम इज ऑर्गेनाइज्ड, और सोसाइटी इनकी तरफ उम्मीद की नजर से देखती है, मानती है कि ठीक है पुलिस वाले चोर हैं, मानती है वो, फिर भी उम्मीद में कि चलो क्या पता इस बार जाऊंगा तो मेरे साथ नहीं होगा, और जब जाता है तो हो रहा होता है, तो फिर वो मान लेता है कि सबके साथ हो रहा है तो मेरे साथ क्या दिक्कत है, होने दो कोई बात नहीं। अब मैं क्यों कह रहा था इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को कचरा, जो लाइन थी, बच्चा स्कूल में एंटर किया तो वो पहले दिन, अगर उसकी मां ने उसको प्रोग्राम करके नहीं भेजा हुआ है, तो वो पहले दिन बिल्कुल स्वच्छंद है, मस्त है। वो मैडम से कुछ भी पूछ सकता है, वो कहीं भी बैठ सकता है, मैडम बोले लिखने को तो लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, वो कुछ और कह रहा है वो उसको टोक सकता है, वो कहीं गलत उसके मुंह से निकल जाए तो वो उसको बीच में उठ के बोल सकता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आप देखेंगे उसको ये सिखा दिया जाता है, जो सिलेबस में है वो याद करना है, जो मैम ने बोल दिया है, जो बोर्ड पे लिख दिया है वो लिखना है, जो सिलेबस में आना है उससे बाहर की बात करनी ही क्यों है। तुम बेफजूल की चीजें पढ़ते हो, तुम सिलेबस क्यों नहीं पढ़ते हो, और तुम्हें केवल एग्जाम के लिए पढ़ना है। अब बेटा एग्जाम आ गए हैं, अब पढ़ लो। ये स्कूल वाले भी बोलते हैं, ये घर वाले भी बोलते हैं,
बच्चे को लगता है कि बाकी पूरा साल एग्जाम नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम है तो पढ़ना है, यानी केवल एग्जाम के लिए पढ़ना है। एग्जाम के लिए इसलिए पढ़ना है क्योंकि नंबर आने हैं, नंबर आने हैं इसलिए क्योंकि आगे दाखला होना है। उसका क्या फायदा है कि आगे फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म किस चीज के? फिर से एक और पेपर देने के लिए, उस चीज के बाद जहां आपकी एलिजिबिलिटी हो चुकी है। देखो ना, आपने जो सिलेबस दिया वो पढ़ा उसने, जिन टीचर्स को दिया उन टीचर से पढ़ा, जो स्कूल में भेजा उसमें गया। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, जैसे ही वो 10वीं करेगा, 10वीं बोलेंगे अब की बार बोर्ड का पेपर है, सीरियस हो जाओ, वो थोड़ा सीरियस हो जाएगा। 11वीं 12वीं में थोड़ा और सीरियस हो जाएगा। बिल्कुल मन नहीं लगता है पढ़ाई में तो वो बिल्कुल नॉन सीरियस हो जाएगा, यानी कि उसका मां बाप से कनेक्शन बिल्कुल कट जाएगा। सोसाइटी को तब तक वो मान चुका है कि सब चोर हैं, सोसाइटी को वो मान चुका है कोई मेरा साथ नहीं देता, तब तक उसके क्लास के बच्चों के साथ, सोसाइटी के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो आपको जो प्लेसमेंट है वो कैसे मिलती है? 2 करोड़ बच्चा हर साल पैदा होगा, उसमें से जितने बच्चे भी दाखला लेंगे, सब बच्चे दाखला भी नहीं लेते स्कूल में, बाकी जो बच्चे दाखला लेंगे उनमें से 50 लाख 12वीं पास करता है। 50 लाख बच्चे 12वीं करते हैं तो ग्रेजुएशन की सीट मात्र 4 लाख हैं भारत में, यानी कि आपको 40 लाख को एडमिशन नहीं मिलना है। ये कंफर्म है, पहले से तय है। लेकिन हमारे मां बाप क्या कहेंगे? तुम नहीं करने थे, देखो शर्मा जी के बच्चे का हो गया, वो पढ़ता था दिन में 14 घंटे, तुम भी अगर 14 घंटे 16 घंटे पढ़ लेते तो तुम्हारा भी हो जाता, फिर शर्मा जी का रह जाता। अगर वो शर्मा जी के वाले से ज्यादा पढ़ लेता, क्योंकि 4 लाख की लिमिट है, अगर आपके बच्चे का हो जाएगा तो मेरा रह जाएगा, मेरे का होगा तो आपका रहेगा। यानी मेरे बच्चे की तरक्की की गारंटी यह है कि आपका बच्चा तरक्की नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? समाज के अंदर तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां जितने बच्चों ने 12वीं पास कर लिया उतने बच्चों को एडमिशन के लिए जगह नहीं है, और मनपसंद की जगह का तो सवाल ही छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं ये कॉलेज बढ़िया, ये खराब है। ये खराब क्यों है पहले ये समझ में नहीं आया। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि भैया शहर के अंदर दिल्ली का कोई कॉलेज टॉप कॉलेज क्यों है, कि वहां पर अच्छे प्रोफेसर है, तो गांव के पास के किसी कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर्स लाने से किसने रोका है? मुझे यह समझ में नहीं आया। आपके पास ऐसी मैन पावर नहीं है, आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास समझ की कमी है, या आपकी नीयत की कमी है, मैं नहीं समझ पाया। तो मैं आपके दिमाग में यह डाल रहा हूं कि कौन रोक रहा है वहां उन ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने से, वैसी पढ़ाई लाने से। वो रोक नहीं रहे हैं, वो आपके दिमाग में यह डाल रहे हैं कि वहां से पढ़े हुए के चांसेस ज्यादा हैं, यहां से पढ़े हुए के चांसेस नहीं है, ताकि हर आदमी का विस्थापन करना आसान हो जाए, ताकि हर आदमी अपनी जगह से बेहतर जगह जाने के चक्कर में लगा रहे। वो अपनी जगह को बेहतर ना बनाए बल्कि पलायनवादी होकर सब कुछ छोड़कर भाग जाए। वो समस्या से लड़ना शुरू ही ना करे बल्कि भागे वो समस्या से। इसलिए 4 लाख बच्चों का एडमिशन होगा स्कूल कॉलेज में। मास्टर्स में जब एडमिशन लेना है तो 40,000 सीट है मात्र पूरे भारत में मास्टर्स की। MA, MCOM, MSc सर्च कर लेना, ढूंढ लेना। आंकड़ा थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, मैंने जब रिसर्च की थी उस दौर से, उतना कर लेना। लेकिन कैलकुलेशन का आंकड़ा यही है, 10% से 15% से ज्यादा को चांसेस बिल्कुल नहीं मिलने हैं, गारंटी है ये। भाई अगर उस टाइम की पॉपुलेशन के हिसाब से बोल रहा हूं तो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से वो सीटें थोड़ी बहुत 1-2 नए कॉलेज बन गए होंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 40,000 मास्टर्स की सीट है तो जितने बच्चों ने MA, MSc, MCOM, MTech कर लिया उनको PhD में दाखला मिलना चाहिए। लेकिन पूरे भारत में PhD की सीट मात्र 4,000 है। तो वो डिसाइड करके बैठे हैं इतने लोगों को यह काम करना है। हर साल हर पोस्ट के लिए लिमिट है कि इतने लोगों को ही इस पोस्ट को देना है, जबकि जरूरत तो ज्यादा है। थाने में ज्यादा सिपाहियों की जरूरत है, आर्मी में ज्यादा सिपाहियों की जरूरत है, स्कूलों में टीचर्स की जरूरत है, क्लर्कों की जरूरत है, सिस्टम चलाने के लिए हर डिपार्टमेंट में, न्याय के लिए जजों की जरूरत है, हर जगह जरूरत है। लेकिन सब जगह शॉर्ट रखा जा रहा है। वाई? और कमाल की बात यह है कि मेरे गांव में मेरे गांव का कोई आदमी उनको काबिल नहीं मिलता नौकरी के लिए। मेरे गांव में पढ़ाने कोई और आएगा दूसरे गांव से, और उसके गांव में पढ़ाने मेरे गांव से जाएगा। मेरे गांव का आदमी भी तो नौकरी कर रहा है, वो नौकरी अपने गांव में नहीं कर रहा है। और इतने बेवकूफाना आर्ग्यूमेंट देंगे,
इतने बेवकूफाना आर्ग्यूमेंट देंगे कि वो अपने गांव में ठीक से काम नहीं करेगा, अपने गांव में चोरी करेगा, अपने गांव में भाई भतीजावाद करेगा, अपने गांव में ये करेगा वो करेगा, ठीक से सिस्टम से काम नहीं करेगा। चलो तुमने एक तरीका देख लिया अपना करके, यार कौन आदमी है जो अपने गांव को बर्बाद करेगा, जहां वो रहता है उस जगह को खराब करेगा, वहां का माहौल खराब करेगा। बेवकूफ लोग हैं जो हमको ऐसी बात मानने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आदमी अपनी जगह पे अपना ही गड्ढा खोदेगा और उसमें गिरेगा। ऐसा कौन आदमी है बताओ भाई? यार गांव में रहेगा तो महीने का 15,000 रुपया कमरे का किराया बचेगा, महीने का 15,000 रुपए के पेट्रोल डीजल का खर्चा बचेगा, महीने की बोदरेशन बचेगी, गांव में ओरिजिनल खाना खाएगा, अपने परिवार के साथ रहेगा, अपने समाज को बनाने के लिए उसके पास ढेर समय होगा। 1.5 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आने की जो तैयारी कर रहा है उससे पीछा छूटेगा। मोटरसाइकिल पर चलकर जो कमर खराब कर रहा है, गाड़ी में चलकर जो अपनी सेहत गर्दन और ये सर्वाइकल कर रहा है वो बचेगा, सेहत भी बचेगी, पैसा भी बचेगा, समाज भी बचेगा, तंदुरुस्त भी रहेगा और अपने गांव को संवारने में योगदान भी देगा। ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। गजब लॉजिक है भैया, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमको ऐसा बता दिया गया है कि वो यहां पर चोरी करेगा, वो यहां पर ठीक से काम नहीं करेगा। मतलब मूल रूप से पूरी आदम जात को ही चोर कह रहे हैं। इसका तो यही मतलब हो गया ना। अगर हर कर्मचारी को वो ऐसा कह करके दूसरी जगह पर भेज रहे हैं तो पूरी आदमी की जात को चोर कह रहे हैं ना वो, और हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम एक दूसरे पहलू को देखने की हमें समझ नहीं है। और कमाल की बात यह है, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोली थी कि जो आप कर रहे हो वो अपनी मर्जी से, आप इमेजिनेशन से क्या कर पाते हो। आपने इमेजिन किया, मुझे आर्ट बहुत पसंद है, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। मम्मी आंख खोलते ही बोला, मम्मी मुझे आर्टिस्ट बनना है। मम्मी बोले चुपचाप मैथ की क्लास पढ़ ले, कल पेपर है तेरा। अरे मम्मा आर्टिस्ट बन, अरे बेटा अपने गांव में कोई आर्टिस्ट नहीं है, अपने शहर में कोई आसपास कोई आर्ट की क्लास नहीं है, अपने स्कूल में ड्राइंग की पढ़ लेना। और ड्राइंग में कप और गिलास बनाने के अलावा आज तक हमने तो किसी को कुछ और बनाते देखा नहीं। एक झोंपड़ी बनाते हैं, वैसा ही रास्ता बनता है, वैसे ही पेड़ खड़े होते हैं, वही कलर होता है, वही सूरज होता है। इसके अलावा मैंने तो आज तक स्कूल वाली ड्राइंग की क्लास में इससे आगे किसी को बढ़ते देखा नहीं। और आर्टिस्ट सिखाने का आपके पास आसपास कोई है नहीं, हाथ का हुनर सिखाने वाला कोई है नहीं, दूसरी कलाओं पर सिखाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि आपको यह यकीन दिला दिया गया कि यहां ये लोग आर्ट अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो आर्टिस्ट लोगों को केवल मुंबई देखेगी, दिल्ली देखेगी, महानगर देखेगा, यहां लोकल जगह पर इनकी कदर नहीं होगी, इनको खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। यहां तो इनकी पेंटिंग को कोई पूछता नहीं है, क्या किया है, ऐसे आधे घंटे में कर बना के दे दिया, इसके 1200 रुपए मांग रहा है। उनके लिए यही मुश्किल है। और वही लोग फिर अप्रिशिएट करते हैं, फलाने की मूर्ति 2 करोड़ रुपए में बिकी, 200 करोड़ में पेंटिंग बिकी। उनको ये नहीं पता है वो 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है, वो हवाला के लिए यूज होती हैं, वो आर्ट में कुछ नहीं रखा है। उससे अच्छे आर्टिस्ट हमारे गांव में पड़े हैं ऑलरेडी। तो फिर बच्चा करेगा, मुझे तो ये काम करना है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है। गांव में कोई ग्राउंड नहीं है, कोई कोच नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है जो उसके बच्चे के हुनर को निखार दे, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो उम्मीद में शहर जा रहा है, शहर में मैडम को कह रहा है, मैडम इसको खिलाओ ना। मैडम बोलती है, एक की तो पीरियड होता है जी खेल का, उसी में किस किस को खिलाएंगे। ये था, हमको लगा था शायद 5,000 रुपया 6,000 रुपया महीना देकर हमारे बच्चे कुछ मिल जाएगा। फिर उस बच्चे को, क्योंकि शहर शिफ्ट हो गया है, अब वापस गांव आ गए तो बेइज्जती हो गई है? हाँ, चले थे बड़े नवाब बन के बच्चों को शहर लेके चले थे, वापस गांव आए तो बेइज्जती, क्योंकि पहले वाले निर्णय की शर्म कि पहले गलत निर्णय लिया गया। अब फिर वहीं पर रहकर जद्दोजहद करते हुए सारी कमाई उसी शहर को लुटाते हुए हम अपने बच्चे को किसी कोचिंग सेंटर में डालेंगे, किसी एकेडमी में डालेंगे पर्सनल सिखाने के लिए। मैं सोचा कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा गेम है। हर आदमी अपनी सारी पूंजी कंपनियों को दे रहा है, सारी पूंजी। मेरे गांव का मैंने जब आंकड़ा निकाला तो मेरे गांव से 20 करोड़ रुपया 5 प्राइवेट स्कूलों को जाता है हर साल। हर घर का आंकड़ा निकाला मैंने,
हेल्थ पे कितना खर्च करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम देते हैं, वो सब कुछ देखा मैंने। कित तेरे की ये खेल, हर जगह लूट। 218 करोड़ रुपए साल की आमदनी है मेरे गांव की, पूरे गांव की 218 करोड़, और पूरे साल का खर्चा, इतनी वाहियात खर्चा करते हुए भी पूरे साल का खर्चा मात्र 100 करोड़ है। बचना कितना चाहिए? 118 करोड़ पूरे गांव में बचना चाहिए, लेकिन 328 करोड़ का कर्जा भी है। हर घर माइनस में, पड़ोस के गांव में देख रहा हूं वो भी माइनस में, अगले गांव में देखा वो भी माइनस में, पड़ोस के स्टेट में देखा वो भी माइनस, पंजाब में भी सब कर्जे में। चलो मैंने सोचा शायद छत्तीसगढ़ में नहीं होंगे, बोले यहां भी गुंजाइश से ज्यादा हर कोई ने कर्जा ले रखा है। मैं तमिलनाडु जाता हूं, पूछता हूं, वहां भी, महाराष्ट्र वहीं भी, सब जगह यही हाल है। ऐसा कैसे हो सकता है? हर घर के अंदर बीमारी, हर गांव के अंदर चिट्टा जैसे दूसरे नशे, हर गांव में अपराध, हर घर में डिप्रेशन, हर घर में बेरोजगारी, हर जगह पर सत्यानाश, हर घर टूट रहा है और हर आदमी वैसे ही सोच रहा है। यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता भैया, इत्तेफाक एक दो जगह हो सकता है, इत्तेफाक एक दो प्लेस पे हो सकता है, सबके सब वैसे ही कर रहे हैं। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है क्योंकि गधा बनाना है, वो गधा क्यों बनाना है उस पर फिर आ रहा हूं, वहीं फिर से निकल के फिर कहीं और चला जाता हूं। ये क्योंकि बातें इतनी सारी दिमाग में रहती हैं, वो सारी जुड़ी हुई है आपस में ना। मैं कह रहा हूं, चाहे आपकी शॉपिंग है, बीमारी है, परिवार का टूटना है, दिखावा है, आपके साथ हो रहा है अन्याय है, पुलिस वालों के डंडे हैं, आपकी जमीन का अधिग्रहण है, आपके लोन की चुकता ना कर पाने का गेम है, या फिर आपकी कोर्ट के आदेश हैं, या फिर आपके जमीनों की नीलामी है, घरों की नीलामी, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए बोलना जरूरी है सबको एक साथ। लोग बात क्या करते हैं इस चक्कर में कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो एक मुद्दा उठाकर चल पड़ते हैं, और वो प्रॉब्लम की एक, जैसे कहते हैं ना, अब मान लो आपको आंख बंद कर दी जाए और आपने पहले जिंदगी में कभी हाथी ना देखा हो, ठीक है, और एक जने को तो हाथी का पैर पकड़ा दिया जाए, और एक को सूंड पकड़ा दी जाए, एक को दांत पकड़ा दिए जाए, एक को पूंछ पकड़ा दी जाए, और एक को उसकी कमर पे हाथ लगवा दिया जाए नीचे, एक को ऊपर बिठा दिया जाए, और अब सबको आंख खोल के बोलने दिया जाए हाथी ड्रॉ करो। क्या इनमें से कोई भी हाथी को ड्रॉ कर पाएगा? वो हाथी का एक अंग देखा था, पहले कभी हाथी देखा नहीं है, तो वो केवल उस टांग की शेप को अंदाजा लगाएगा, ऐसी थी, ये था उसके अंदर, नीचे इस तरह का गद्दा, इतने वो बना लेगा वैसा। पूंछ जिसने देखी है वो खाली पूंछ बना के बोलेगा ये हाथी है। तो आपकी प्रॉब्लम, कोई एक आदमी एक प्रॉब्लम उठा के बोल रहा है ये प्रॉब्लम है समाज की, मेरे जैसा आदमी बोलता है शिक्षा ठीक कर दो सब ठीक हो जाएगा। बीमार खड़ा बच्चा कैसे पढ़ लेगा भैया? बीमार मास्टर कैसे पढ़ लेगा? डिप्रेशन में आया आदमी कैसे पढ़ लेगा? कर्जे में डूबा मास्टर जी कैसे पढ़ा लेगा आपके बच्चे को? कर्जे में डूबा हुआ डॉक्टर क्यों चाहेगा कि आप ठीक हो जाओ? डॉक्टर तो चाहेगा ना भैया, सबकी किडनी खराब हो, सबके घुटने खराब हो, सबको हार्ट की बीमारी हो। हे परमात्मा, ऐसे रोज सुबह सुबह आरती करेगा अपने मंदिर में। आरती में क्या मांगेगा वो? ये थोड़ी मांगेगा सब ठीक हो जाए, मेरे दुकान खाली हो जाए, मेरे ग्राहक आना बंद हो जाए। बोलेगा ग्राहक आए। पुलिस वाले, अगर अपराध नहीं तो पुलिस वाले की जरूरत नहीं, तो पुलिस वाला रोज आरती करेगा तो बोलेगा हे भगवान आज इस गांव में लठ बच जाए, इस गांव से काफी दिन हो गए कोई आया नहीं है, आज यहां कुछ आज चोरी हुए काफी दिन हो गए, कोई नशे वाला केस आए काफी दिन हो गए, कोई मोटी मुर्गी फंसे काफी दिन हो गए, चालान काटे काफी दिन हो गए। वो तो यही मांगेगा ना। कोई भी आदमी है जिसका धंधा आपकी बर्बादी से चलता है, वो कैसे आपकी आबादी के बारे में सोच सकता है? जहां जीवन की मूलभूत सुविधाओं में पैसा घुस जाएगा, वो आपको जिंदा रहने देगा क्या? बताइए आप। हैं? बाद में देना, अभी नहीं। अभी जरूरत है क्या इसकी? फिर अभी क्यों दिया? मेरा तो सारा फ्लो तोड़ देते हैं ये। मेरी कहानी मैं भूल जाता हूं, रट्टा मार के आया था। तो वो जो स्कूल की बात करता हूं, स्कूल की बात कह रहा हूं, वो क्या है कि वो बच्चा जब स्कूल में है तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, वहीं थे ना अभी अपन बड़े होने पे थे। अभी हमने पीएचडी नहीं करी है, पहले तो एडमिशन पे ही है कि एडमिशंस नहीं मिलेंगे पहले तो नंबर पे,
फिर एडमिशन मिल जाएंगे। तो आप बताओ, अगर आपके पास एडमिशन कम है, सीट कम है और एडमिशन लेने वाले ज्यादा हैं, तो अकड़ किसकी चलेगी? जिसका सेंटर है, जिसका कॉलेज है। इसीलिए वो अपार आईडी के लिए जबरदस्ती कर सकता है, इसीलिए वो आपके आधार कार्ड की जबरदस्ती कर सकता है, इसीलिए वो फीस की मनमानी कर सकता है। हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर सिखाने वाले लोग हो जाए। ऐसी तैसी करी हमने किसी कॉलेज वाले की, कौन है अपार आईडी के लिए जबरदस्ती कर, भाग यहां से। हमारे गांव के अंदर डॉक्टर हो, हमको ठीक करने वाले किसी डॉक्टर कोई कह देगा कि आप आरआईडी नहीं बनवाओगे तो अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, भागो यहां से, अल्ट्रासाउंड की मशीन ले आएंगे हम अपने गांव में, इकट्ठे होकर के नहीं ला सकते। 9.5 करोड़ रुपया मेरे गांव के अंदर, 9.5 करोड़ रुपया मेडिकल माफिया को देता है मेरा गांव हर साल, और 20 करोड़ रुपया एजुकेशन माफिया को देता है। साल का 44 करोड़ रुपया इंश्योरेंस माफिया को दे रहा है, 44 करोड़ रुपया इंश्योरेंस माफिया को। और पिछले 5 साल का मैंने अपने गांव का रिकॉर्ड देखा था, एक भी एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई मेरे गांव में 5 साल में। यानी कि 220 करोड़ रुपया पूजने के बाद भी मेरे गांव को एक सिंगल रुपए का लाभ नहीं हुआ, जिस उम्मीद से उन्होंने मरने के बाद पैसा मिलने की उम्मीद से करवाए थे, है ना। मैंने गांव वालों को बोला, यार खाली एक आदमी के मरने पर हर आदमी, गांव का हर घर 1000 रुपया दे दे। मेरे गांव में 18,000 घर है, 1800 घर है, तो 18 लाख रुपया तो हर मौत पर दिया जा सकता है। सिर्फ 13वीं पर यह प्लान कर लो कि किसी भी घर में कमाने वाला चला जाए तो दे दो, तो सारे गांव का इंश्योरेंस बिना 1 रुपया खर्च किए हो सकता है, यदि भाईचारा हो तो हमारे पास। क्यों? हर घर की शादी 1000 रुपए में हो जाएगी, मेरे घर की शादी भी 1000 रुपए में हो जाएगी, 18 लाख आ गया। दिखावा करना ही नहीं, क्योंकि सारे गांव की शादी है तो सारा गांव तय करेगा कि पत्तल पे खाएंगे, देसी खाएंगे, मौसम के अनुसार खाएंगे, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई कचरा नहीं खाना है, कोई गलत नहीं खाना है, कोई खड़ा होकर नहीं खाना। आपका शादी का कल्चर क्यों है? शादी में एलईडी लगेगी, पाइनियल ग्लैंड पे अटैक, खड़ा होकर खाना पड़ेगा, घुटने खराब, ये आपका लीवर खराब। शाम को 8 बजे के बाद ही आपकी डीजे चलेगा, तो उल्टा सारा कचरा, वो मल खा रहे हैं समझो। और उसके बाद रात को 1 बजे घर वापस आ रहे हैं, 10 बजे 11 बजे आ रहे हैं, ना वो पचता है और सारे मसाले ही मसाले होते हैं, और कोई टाइम नहीं है। शादी को कोई एंजॉय नहीं किया, बस गए अपनी ड्रेस दिखा के फोटो खींच के आ गए, कचरा खा के। है ये शादी है? जिसकी शादी थी उसने पैसा फूंक दिया, हम लोगों ने अपना शरीर खराब कर लिया, और कंपनियों की चांदी, कंपनियों की मौज, है कि नहीं? समझ ही नहीं आ रही हमको। बेटी जब सबकी साजली है, बच्चे जब सबके साझे हैं, तो फिर मैं अकेला क्यों मर रहा हूं उसकी पालन पोषण में, उसकी पढ़ाई में, उसके उसमें, जब मैंने वो समाज के लिए तैयार करने हैं, तो मैं क्यों सिरदर्दी लूं? आपका भी तो बच्चा उतना ही है जो मेरे घर पैदा हुआ है, या उसमें कोई फर्क मानते हैं आप? मेरे बच्चे में और आपके बच्चे में जिस दिन फर्क होगा उसी दिन तो सत्यानाश होगा ना, उसी दिन तो हुआ। यही तो कारण है कि आपको अपने वाला सबसे आगे चाहिए। अरे आपके वाले के आगे जाने के लिए तो मेरे वाला पीछे रहना पड़ेगा भाई, और मेरे वाले के आगे जाने के लिए आपके वाले का पीछे रहना जाएगा। और इस दुनिया में किसी से कंपटीशन के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जो दौड़ में आगे चल रहा है वो दौड़ में आगे जाके पहले मरेगा भी तो, पहले बीमार भी तो होएगा, पहले डिप्रेशन भी तो होगा, पहले सारा काम पहले होगा ना उसका। नहीं समझ पा रहे हैं? अगर सारी दुनिया में यही चल रहा है तो जो आगे दौड़ रहा है उसी को सारा कचरा ही मिलेगा सबसे पहले। आज भी अगर स्वस्थ कोई है तो गांव का वो आदमी है जो मेडिकल माफिया के चक्कर में नहीं फंसा। आज भी गांव में 100 साल वही जिंदा है जिसके घर में जिसकी दादी को कोई इंजेक्शन नहीं लगा है कि नहीं? आज भी माइंड से फ्रेश और परिवार सुरक्षित उन्हीं का है जो दिखावे में नहीं पड़े हैं। जो आगे दौड़े थे उनका तो सत्यानाश हो लिया है। चाहे कोई किसी पोस्ट पे बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बाप जो है बिलीनियर है कि मिलीनियर है कि पूरे स्टेट का मालिक है कि कितना बड़ा है। बच्चे के लिए बाप तो बाप होता है, उसको तो उसके कंधे पर बैठकर ही मजा आता है, उसको तो उसके बाल नोचने में ही मजा आता है। बच्चे के लिए नहीं तो कुछ भी होता, पत्नी के लिए नहीं है आप कुछ भी, आप कितने ही बड़े हों। आप लोग मानते हैं कि देवेंद्र बलारा को थोड़ी बहुत समझ है, इतने सारे लोग बैठ के पूरा पूरा दिन सुन लेते हैं। घर जाकर के मैं कुछ बोलने लगूं तो पत्नी यही बोल देती है, रहने दे, तेरे को कुछ पता भी है। क्योंकि वो ज्ञान झाड़ने वाली जगह थोड़ी ना यार है। उनको क्या मतलब, उनको रिश्ते निभाने से मतलब है भाई। तो आपके गांव को क्या मतलब, आप क्या बन गए?
डीसी बन गए। कभी डीसी बनकर वापस गांव के बारे में सोचा किसी ने? आपके गांव से कितने सारे बड़े बड़े अफसर बने होंगे, गांव का कुछ किया क्या? क्यों नहीं किया? क्योंकि जब वो बड़े हो रहे थे, जब वो पाले जा रहे थे, तब गांव ने कुछ नहीं किया था। उनको फीलिंग ये है कि मैं अपनी मेहनत से बना हूं, उनको फीलिंग ये है कि मेरे बाप ने, जिसको ये फीलिंग आ गई बच्चे को कि मेरे मां बाप ने मेहनत करके पढ़ाया, वो मां बाप की सेवा तक सीमित है बस खाली, और वो भी इतनी सेवा तक ही सीमित है कि पापा मम्मी को बोलेगा चलो मेरे साथ शहर, इतनी सेवा आती है। नौकर चाकर लगा रखे हैं, इससे ज्यादा का टाइम उसके पास भी नहीं है, कोई अफसर बन जाएगा। और मां बाप ने कह दिया कि हमारा शहर में मन नहीं लगता है, तो भैया आप कितने ही बड़े अफसर बन जाओ, आप अपने मां बाप के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ अंतिम संस्कार में ही आ पाओगे टाइम से, वो भी अगर विदेश चले गए तो वो भी नहीं। बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं तुझे सिर्फ ये बताओ, जिस बच्चे को ये लग गया कि मां बाप ने पढ़ाया वो मां बाप की सेवा तक सीमित है, जिस बच्चे को ये लग गया मैं अपनी मेहनत से पढ़ा हूं, वो मां बाप को भी नहीं पूछता, फिर है कि नहीं? समाज को तो जाओ भाड़ में, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हम एक ऐसे दिशा भ्रम में हैं, हमें लग रहा है कि हम सही जा रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि हम सही जा रहे हैं। अगर बीमारियां बढ़ रही हैं, अगर डिप्रेशन बढ़ रहा है, अगर परिवार टूट रहे हैं, अगर अपराध बढ़ रहा है, अगर न्याय नहीं मिल रहा है, अगर लठ ज्यादा बज रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, अगर पेस्टिसाइड्स बढ़ रहे हैं, कंपनियां बढ़ रही हैं, भाईचारा घट रहा है, समाज टूट रहा है, गांव टूट रहा है, परंपराएं खत्म हो रही हैं, तो भाई हम गलत रास्ते पर हैं। बैठिए, एक बार चर्चा कीजिए, देखिए, जड़ तक जाने की कोशिश कीजिए और सत्य पे जाने की कोशिश कीजिए। और सत्य की केवल एक पहचान, वो किसी का अहित नहीं कर सकता। गांव में कीड़े का, मकोड़े का, केंचुए का, बकरे का, गाय का, खेत का, खलिहान का, जंगल का, पेड़ का, आदमी का, जाट का, चमार का, ब्राह्मण का, राजपूत का, तेली का, धोबी का, गरीब का, अमीर का, काले का, गोरे का, लंबे का, नाटे का, किसी का भी, स्त्री का, पुरुष का, किसी का भी अहित नहीं कर सकता। तो एक एक करके एक एक प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे। जिस दिन चर्चा करने लगे उस दिन आपको यह पता चलेगा कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स सब धागे की तरह, माला के मोतियों की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप इस बीच में से एक चीज निकाल दोगे तो खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर मैं शिक्षा सुधारने जाऊंगा और सामने बीमार पड़ा है, नहीं ठीक कर सकता, उधर से खाने को खराब आ रहा है किसान के खेत से पेस्टिसाइड वाला, तो मैं ठीक नहीं सकता। तो ठीक उगाएगा नहीं किसान, तो ठीक खा नहीं सकते, ठीक खाएंगे नहीं तो हेल्दी रह नहीं सकते, हेल्दी नहीं रह सकते तो पढ़ाई नहीं कर सकते, एजुकेशन नहीं चल सकती। और अगर ढंग की पढ़ाई नहीं पढ़ी तो अच्छे नेता नहीं बन सकते, अच्छे नेता नहीं बन सकते तो अच्छे धर्म की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो अल्टीमेटली आप किसी चीज को छोड़ सकते हो क्या? छोड़ ही नहीं सकते हो भाई। इसलिए रिस्क लिया हमने। ये रिस्क है जिस रिस्क के लिए यहां बैठे हैं, इट्स द बिगेस्ट रिस्क ऑफ लाइफ। वो क्या कि 10 साल भौंके तो 10 साल बाद कोई हमसे पूछ लेगा क्या बदला तुमने, क्या कर लिया तुमने, क्या कर लेंगे हम भाई। मैं तो अभी छोड़ सकता हूं, मैं आसक्त नहीं हूं, मैं किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं हूं। ना मुझे गाड़ी में चलने का शौक है, ना मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने का शौक है, ना मुझे ना लोग, मुझे एक्चुअली पैसे की जरूरत नहीं, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, मैं ये सब चीजों से हो लिया मुक्त। तो मैं आसक्त नहीं। पर देखो ना कैसे मजबूरी में लगे पड़े हैं बोलने, कैसे लगे पड़े हैं, मजबूरी में ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, बोलना भी पड़ रहा है। मैं चुप होना चाहता हूं लेकिन चुप हो नहीं पा रहा, क्योंकि बोलने वाले और है नहीं दूसरे, उनको कोई सुन नहीं रहा है। तो चलो हम तो बोल तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, अब आप नहीं समझे भैया तो हमारी गलती, हम समझा नहीं पाए, यही कहेंगे। देखो क्योंकि जब मैं स्कूल में बोलता हूं कि बच्चे को अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो टीचर गलत है, बच्चा गलत नहीं हो सकता। वैसे आप बच्चे नहीं हो, आप ग्रोन अप पीपल हो, समझ तो आपको आ रही है, यहां तक आते नहीं अदरवाइज आप। पहली बात तो आप आके 3 दिन का रिस्क लिया आपने कि 3 दिन अपने खराब करेंगे इन लोगों के कहने से,
तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ चीजें तो समझ में आई हुई है, उम्मीद भी है। वहां गड़बड़ हो जाएगी जहां आपको लगेगा कि उम्मीद को पूरे ये लोग करेंगे। गड़बड़ वहीं से चालू होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ का आदमी जानता है, रायपुर की प्रॉब्लम रायपुर का आदमी जानता है, और पास के गांव की प्रॉब्लम पास का आदमी जानता है, और आदिवासी की प्रॉब्लम आदिवासी जानता है। और जिस आदमी को प्रॉब्लम पता है उसे सोल्यूशन भी पता है। मैं आपको बताऊं कमाल की बात, गली में झगड़ा है दो जनों का, अब जज को थोड़ी पता है यार कि प्रॉब्लम क्या है? वो तो जो लिखा हुआ है, जो सबूत दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से पढ़ के थोड़ा अंदाजा लगा लेगा, थोड़ा दिमाग लगा लेगा कि मेरे घर में, मेरे बचपन में, मेरे पड़ोस में भी लड़ाइयां होती थी, ऐसी लड़ाई होगी ये भी, ऐसी सोचेगा वो। पुलिस वाला भी ऐसे सोचेगा। असली प्रॉब्लम किसको पता है? अब ये थोड़ी किसी को पता है कि दोनों औरतों की लड़ाई इस बात पे थी कि उसको जलन हो रही थी कि उसने रात को नई साड़ी पहन रखी थी, मुझे दिखाई नहीं पहले, इसलिए लड़ाई हो रखी है नाली पे। है? ये प्रॉब्लम तो सिर्फ उसको मालूम है ना जो लड़ रहा है कि समाधान क्या है। वो तो दिख रहा है जो लड़ाई है, असली लड़ाई तो कुछ और है भैया। तो प्रॉब्लम जिसकी है उसको ऑलरेडी सोल्यूशन पता है, सिर्फ दिक्कत यह है कि वो उस सोल्यूशन के लिए कुछ करने के लिए निकल नहीं रहा। और अगर निकल रहा है तो वो ये उम्मीद कर रहा है कि मेरे एक बार समझाते ही मान जाए, क्योंकि मैं तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकल रहा हूं, क्योंकि उसको ये अहंकार है कि मैं इनके लिए करने के लिए चला हूं, क्योंकि वो ये साबित करना चाह रहा है कि तुमसे ज्यादा समझदार हूं, तुमसे ज्यादा जानता हूं, और तुम्हारी ये हालत खराब है, तो मैं तुमको बता रहा हूं तुम ऐसा करो। और सामने वाले के भी अंदर भी तो ईगो है, वो कैसे मान लेगा कि तुम हमसे ज्यादा समझदार हो? वो क्यों तुम्हारे कहने से चले भैया? नहीं समझे? ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है कि आपके कहने से कोई चल नहीं रहा? क्योंकि आप ऐसा फील करा देते हो सामने वाले को कि मेरे कहने से चल। होता है कि नहीं? आप बताओ, कई बच्चे आपको ऐसा मिलेंगे कि मेरे को पढ़ने के लिए बोलोगे ना, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। होता है कि नहीं होता है? घर में पति भी बोलेगा कई बार पत्नी को, मेरे तो बोला टोका मत कर। अब जाके पत्नी को ना एक बार जाकर किचन में जब वो रोटी बना रही हो तो एक बार खड़े होकर के ऐसे देखने लग जाओ उसके रोटी की तरफ, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है, रोटी सीधी सीधी करो। ये नमक, ये जो सब्जी का रंग है थोड़ा ज्यादा पीला हो गया है, इसके अंदर थोड़ी हल्दी कम डाला। वो दो चार बात आप करने लगोगे, वो चुपचाप आपको धक्का देकर निकाल देगी, ये रसोई से निकल, ये तेरा काम नहीं है, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगी, खाना तो खा, नहीं खाना तो नत खा। ऐसे कैसे साबित होने देगी वो कि तुमको ज्यादा पता है भाई? जो आदमी जिस काम का एक्सपर्ट है, जो आदमी जो कर रहा है, वो कैसे साबित होने देगा कि आपको 35 साल से जो मन, तब आपने 40 साल तक एक जीवन जिया है और आपको मेरे जैसा आदमी आके कह रहा है कि तुमको तो मूर्ख बना दिया रे सारी कंपनियों ने। इतनी जल्दी आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे तोड़ोगे? कैसे मान लोगे मेरे कहने से कि आपको मूर्ख बना दिया गया है? आप मानोगे नहीं भैया ना, धीरे धीरे से एक्सेप्ट करना चालू करोगे, खुलकर तो बोल ही नहीं पाओगे कभी भी कि हमारे बड़ों का भी मूर्ख बना दिया और हमारा भी बना रहे हैं। और जिस दिन मान लोगे कि गलती हो रही है, टक से बदल जाओगे, टक से, झट से, सिर्फ मानने भर की देर है समझते ही, और अंदर से यह महसूस करना है कि यह बदलना है, तो फिर रास्ता ढूंढने चलोगे। रास्ते इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं, लेकिन खोज में रहोगे तो रास्ते जब तड़प बिल्कुल बढ़ जाएगी, तब कोई आदमी सोल्यूशन का एक हिस्सा लेकर आपके पास आएगा, फिर सोल्यूशन का दूसरा बनता है ना। ऐसे जिंदगी में सोल्यूशन हमेशा टुकड़ों में आएगा आप तक, पर पहले वो तड़प होनी चाहिए उस सोल्यूशन की आपके अंदर। हमारी बताई हुई तड़प से नहीं निकलना, आपके अंदर की तड़प से निकलना है कि ये ठीक करना जरूरी है, और जितना हमसे हो पाएगा हम उतना तो करेंगे, और जो नहीं हो पाएगा उसके लिए जागरण चालू कर देंगे। भाई आप सारी चीजों का एक्सपर्ट आप हो नहीं, सारी चीजों का एक्सपर्ट मैं नहीं, तो सारी चीजों पे बोलने में तो कौन रोक रहा है? कर तो मैं एक ही चीज पे सकता हूं, एजुकेशन वाले मसले पर, लेकिन बोल तो सारे पे सकता हूं, समझ तो हर चीज को सकता हूं, थोड़ा 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 थोड़ा। पर जब पता लगेगा कि एक आदमी इन मुद्दों पर बोल रहा है, फिर हेल्थ वाला भी आ जाएगा कि भैया ये भी तरीका है ठीक करने का,
कल आप एक डॉक्टर साहब मिले थे ना आपको, बताओ कैसे मिलते वो? अपने को अगर नहीं निकले होते, हम क्योंकि हम हेल्थ पर भी बोल रहे हैं तभी तो निकलेंगे। दैट इज वाई ये समझना जरूर। अब फिर वो स्कूल में आ जाता हूं, कैसे कचरा है बच्चा, कैसे कचरा करते हैं, है ना? कचरा करके फिर बच्चे को फिर हम भोजन करेंगे। या तब तक सवाल आप दे देना। तो अब बात आ गई कि जब बच्चे का स्कूल में दाखिला हो गया तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, जो मालिक है, जो हमारे, उसके पास सीट कम होती चली जाएंगी। आपने नोटिस नहीं किया क्या कि प्राइमरी में जब दाखिला होता है उसके लिए स्कूल में मिड डे मील भी दिया जाता है, वर्दी भी दी जाती है, जूते भी दिए जाते हैं, किताबें भी दी जाती है, स्टाइफंड दिया जाता है, स्टेशनरी का पैसा अलग से आता है और सबको प्रमोट किया जाता है, आओ बच्चों स्कूल चलें हम, हैं? और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो गया वो कह रहा सीट नहीं है, निकलो बाहर, कि नहीं? हो ही नहीं रहा एडमिशन, हो ही नहीं रहा एडमिशन, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है वहां उन्होंने आपको दिखाया कि सरकार चाहती है कि आपका बच्चा पढ़े, और वहां वो कह रहे हैं कि तुमको अगर पढ़ना है तो पहले गुलाम बनो, कि नहीं? जो हम कह रहे हैं वो करो तब दाखिला मिलेगा। धीरे धीरे बच्चा कैसा हो गया, जैसे पढ़ता है, आप कभी देखना, कभी क्लास के बच्चों का ऑब्जर्वेशन देखना, क्लास में इंटेलिजेंट बंदा बिंदास होगा या जो फेल होता है वो बिंदास होता है? बताओ जरा। जो फेल होने वाला बिंदास होता है, आप देखोगे उसको जिंदगी में डिप्रेशन आसपास भी नहीं आ सकता। और जो क्लास का टॉपर है वो पढ़ते टाइम भी डिप्रेशन में था, वो नौकरी के टाइम भी डिप्रेशन में रहेगा, उसकी फैमिली भी डिप्रेशन में है, उसका फाइनेंशियल क्राइसिस भी 24 घंटे रहेगा और उसका सारी जिंदगी डिप्रेशन में रहेगी, है कि नहीं? ऑब्जर्व कर लो अपने आसपास के, आपके साथ के बच्चे देख लो, क्लास में सबसे इंटेलिजेंट की हालत देख लो और जो सबसे निकम्मा था, क्या पता सबसे इंटेलिजेंट हाजिरी बजाता हो उसकी जो सबसे निकम्मा था। सलूट किसको बज रहे हैं आजकल? आईपीएस आईएएस किसको सलूट मार रहे हैं? जो निकम्मे थे सबसे ज्यादा, सफेद कपड़े पहन के निकलते हैं। अब मुझे यह बताओ कि ये तो पता लग गया कि सबसे कम, जिसको निकम्मा कहा, मतलब मैं निकम्मा नहीं कह रहा हूं, जिसके सबसे कम नंबर आ रहे थे वो बिंदास है, खुलकर बोल रहा है, भीतर की भड़ास निकाल रहा है और अपने परिवार को भी सब तरफ, वो अपनी फैमिली को भी मैनेज कर रहा है, दोस्तों को भी मैनेज कर रहा है, पार्टियां भी कर रहा है, घूम भी रहा है और बिंदास है, कोई टेंशन नहीं है उसको, है? और वो जो दूसरे वाला है वो कह रहा है क्या करें, मजबूरी है, हैं? फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखो, प्राइमरी का बच्चा, हाई स्कूल का बच्चा, प्लस 2 का बच्चा, बीए का, बीटेक का, एमटेक का और फिर ऊपर हायर का, तो सबसे ज्यादा गर्दन झुकी हुई, रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई, हाथ कमर के पीछे इस पोजीशन में खड़ा हुआ आपको पहली क्लास वाला मिलेगा कि पीएचडी वाला मिलेगा? पीएचडी वाला सिलेंडर भी ढो रहा है, उसके बच्चों को भी पढ़ा रहा है, गाइड के बच्चों को भी, उसके किताबें भी ढो रहा है, घर का सारा राशन लेके आ रहा है, अपने गांव से घी भी लेके देता है उसको, दूध भी लाता है, लस्सी भी लाता है, गन्ने भी लाता है, अनाज भी लाता है, सब लाता है, तब जाके पीएचडी पूरी हो रही है। और सर ये सर अपनी मर्जी से कुछ लिख नहीं सकता है, गाइड जो कहेगा वही लिखना पड़ेगा, वही बनानी पड़ेगी, वही रिजल्ट देने पड़ेंगे, अपनी कोई रिसर्च नहीं दे सकता। पढ़ाई अपने को डेवलप कर रही है या कचरा कर रही है? ये वाली पढ़ाई जीवन के लिए तैयार नहीं कर रही, रिश्तों के लिए तैयार नहीं कर रही, रिश्तों में कोई दिक्कत आ जाए उससे कैसे लड़ना है उसके लिए तैयार नहीं कर रही, समाज को ठीक कैसे रखना है, समाज की बुराइयों को दूर कैसे करना है उसको नहीं पढ़ा रही, क्राइसिस आ जाए, कोई लाइफ में डाउनफॉल हो जाए उसके लिए तैयार नहीं कर रही। जब वो आपको जिंदगी और समाज के लिए तैयार ही नहीं कर रही तो काहे को पढ़ा रहे हो इस एजुकेशन सिस्टम में? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अरे कम से कम 2 चीजें कर सकते हैं आज हम। पहले नंबर पर अपने बच्चे को ये बोल दो, जितने भी नंबर आते हैं भैया हम तुमसे प्यार इतना ही करेंगे, तुम हमारे बच्चे हो, अगर तुम्हारे लिए हम इससे अच्छा सिस्टम नहीं दे पाए तो गलती हमारी है। ये तो आप मान ही सकते हो ना,
अगर इस चक्कर में हमने अपने बच्चे को दबा रखा है, उसको पीस रखा है, तो उससे एक बार माफी तो मांग ही सकते हैं कि गलती हमारी है, हम तुमको ऐसा स्कूल, ऐसी शिक्षा नहीं दे पा रहे जो तुम्हें जिंदगी के लिए तैयार करे। पहले नंबर पर ये। दूसरे नंबर पर ट्राई करना है। मैंने अपने गांव के लोगों को बताया, 5-5 हजार रुपया महीना तुम किसी एजुकेशन में, इस एजुकेशन सिस्टम में किसी टीचर को दे रहे हो, किसी स्कूल को दे रहे हो। स्कूल को कितना दे रहे हो? कम से कम 5 हजार रुपया महीना तो खर्चा है ना प्राइवेट स्कूल का, जिसको अंग्रेजी माध्यम वाला स्कूल बोल रहे हो आप। 20 मां बाप 1 लाख रुपया महीने का दे रहे हैं, और जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में मास्टर की तनख्वाह 5 हजार से स्टार्ट होकर 15 हजार तक जाती है। कोई एक्सपीरियंस टीचर है तो 20 हजार, मतलब 20 हजार है। मानते हो कि गलत कह रहा हूं कि ठीक? 10-10 हजार में बहुत बढ़िया मास्टर गलियों में फिरते हैं, ऐसे ही ले लो मास्टर, बेच सकते हो आराम से। टीचर्स को नौकरी, बीएड करो को नौकरी देने की बात करो, एक एजेंसी खोल लो, एडवर्टाइजमेंट दे दो, देखो कितने एप्लीकेशंस आएंगे कि मास्टर चाहिए। एक मांगो 1000 आएंगे। बढ़िया बढ़िया मास्टर छांट लो, जैसे सब्जी छांटते हैं ना, जैसे बैंगन छांटते हैं वैसे ही बैंगन छांट लो। और ये मास्टर किसी लायक नहीं है वैसे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको यही पढ़ाना है तो अपने को अपने मास्टर तैयार करने पड़ेंगे। वो एजुकेशन सिस्टम अपने पास है कि हम हर बच्चे को उसके हुनर वाला एजुकेशन सिस्टम दे सकते हैं, बशर्ते कि आप में से लोग तैयार हों। उसमें से हम नहीं देंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, बताएंगे, गाइड करेंगे, 24 घंटे साथ रहने वाला सिस्टम डेवलप करेंगे और आपके बच्चों को 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन सिस्टम का दर्जा दे देंगे। हर गांव के हर बच्चे को मिलेगा, उसमें छोड़ना किसी को नहीं है। ये हम कर लेंगे, परंतु पहले यही पढ़ाना है। जब तक वो नहीं बन जाता है, यही पढ़ाना है। तो इसी 1 लाख रुपए में 20 मां बाप 10-10 हजार वाले 10 मास्टर ला सकते हैं। 2 बच्चों पे 1 मास्टर बैठ सकता है। अभी आपका बच्चा 50 बच्चों पे 1 मास्टर है ना, जिस स्कूल में पढ़ता है 50 बच्चों की क्लास है ना, अब 10 मास्टर आ सकते हैं इस 1 लाख में। जो दे रहे हो उतने ही रुपए में बस खाली। क्यों जी? मतलब हेल्थ का अलग, हेल्थ एक्सपर्ट अलग, एजुकेशन हमारे में से ही आयुर्वेद सिखाने वाले भी मिल जाएंगे, हमारे में से नाड़ी वैद्य मिल जाएंगे, हमारे में से मतलब वो पढ़ाई के अलावा जिंदगी की दूसरी चीजें सिखाने वाले हमारे में से ही मिल जाएंगे। और उनको आप सहयोग रूप में 5 हजार भी दोगे चलेगा, 10 हजार भी दोगे चलेगा, और वैसे ही बुलाओगे फ्री भी आ जाएंगे अपने वाले साथी। तो हम कौन सा दिहाड़ी ले रहे हैं आपको बताने समझाने का, है कि नहीं? बताओ आप। 20-20 मां बाप भी अगर ऐसा बना लें, और अगर 30-30 बना लेंगे तो ये और डाउन चला जाएगा खर्चा। और अगर 50 लोग मिलकर कर लेंगे और डाउन चला जाएगा। 100 लोग कर लेंगे और डाउन चला जाएगा खर्चा। मात्र 100 रुपये महीने में आप ऐसे ऐसे मास्टर ऐसे इतने ले सकते हो कि 5-5 बच्चों पे 1 मास्टर बैठा हो। क्या दिक्कत, सारा गांव लग के। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि फिर वो कंपटीशन वाली बात। तैयार तो बच्चे को जिंदगी के लिए करना है ना, पैरेलल में दूसरे लोग ढूंढने चालू कर सकते हैं। बहुत आसान है, खाली करना इतना है कि अपने जीवन का कुछ समय, अपने दिन का कुछ समय इस मिशन पर लगाना है कि ढूंढो समाधान, ढूंढो समाधान वाले व्यक्ति, ढूंढो समाधान वाली किताबें, ढूंढो समाधान वाले आर्टिकल, ढूंढो समाधान वाले ग्रुप, ढूंढो, जाकर उनसे बैठकर बात करो, चर्चाएं करो। यह इतना आसान नहीं है, पर यह आवश्यक है और यह फुल प्रूफ है। फुल प्रूफ, क्योंकि शिक्षा मां बाप का विषय नहीं है, धंधे का विषय नहीं है, बिजनेस का काम नहीं है। शिक्षा समाज का विषय है। समाज तय करेगा उसके बच्चे क्या पढ़ेंगे और बड़े होकर समाज में क्या योगदान देंगे। समाज तय करेगा एक भी बच्चा भूखा ना रहे। समाज तय करेगा एक भी बच्चा बेरोजगार ना हो। समाज तय करेगा एक भी बच्चा अगर नहीं कुछ काम करना चाहता उसकी रोटी तय हो। समाज तय करेगा इंसान होने के लिए जो उसको इज्जत मिलनी चाहिए वो तो मिले कम से कम। समाज तय करेगा कि अपराध ना हो। पुलिस तय नहीं कर सकती, कोर्ट तय नहीं कर सकती, बाहर की एजेंसीज तय नहीं कर सकती। गांव के लेवल पे समझना समझाना आसान है। कोई भी व्यक्ति अपनी जगह पर कभी क्राइम नहीं करता है। आप लगा लो अंदाजा, पड़ोस में आप चोरी कभी नहीं करोगे, बाहर कर लोगे। क्यों? रिश्वत आप अपने चाचा ताऊ से लेके दिखाओ, ले सकते हो क्या? गांव वालों से आप रिश्वत नहीं ले सकते, इसीलिए आपको गांव में ड्यूटी नहीं दी जाती।
गांव वाला अगर आपके साथ टच में रहेगा तो आप अपराध नहीं करोगे, आप समाज को तोड़ने का कोई काम नहीं करोगे। इसीलिए आपको नौकरी गांव में नहीं दी जाती है कि यह आदमी गांव को तोड़ने का काम नहीं करेगा। यह गांव को तोड़ने का काम केवल दूसरे गांव में करेगा, क्योंकि वहां इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे पढ़े ना पढ़े, गांव टूटे टूटे बर्बाद हो सो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो एक लाइन में पीछा छुड़ा सकता है, हम क्या करें जी, हम तो नौकर हैं, हम तो नौकरी करनी है। क्यों? इस डायलॉग में वो बच के निकल जाएगा अपने अपराध से। गांव में इस अपराध से बचकर नहीं निकल सकता इस डायलॉग से। नौकर से पहले तू गांव का बेटा है, यहां ये डायलॉग आ जाएगा। और जैसे ही गांव में रोजगार मिलना चालू हो या पलायन रुक गया, पलायन रुकते ही चोरियां रुक जाएंगी, पलायन रुकते ही नशा रुक जाएगा। गांव में कोई नशा नहीं बेच सकता। पलायन रुकते ही अपराध रुक जाएगा, पलायन रुकते ही रेप रुक जाएगा, पलायन रुकते ही कंपटीशन रुक जाएगा, पलायन रुकते ही कंपनियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि सुबह ड्यूटी पे जाने के लिए कोई मोटरसाइकिल नहीं चला रहा, कोई कार नहीं चला रहा, कोई नई ड्रेस नहीं लेके आ रहा, वो अपने घर के कपड़ों में ड्यूटी जा रहा है। नए जूते लाने की जरूरत नहीं है, चप्पलों में चला जा रहा है, वहां जाकर के नंगे पैर है, वो अपने लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, खुश है, हैप्पी है, दवाइयां नहीं खर्च हो रही हैं, दिखाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, प्योर खाना मिल रहा है, शुद्ध खाना मिल रहा है और माहौल खुशनुमा हो रहा है और परिवार बच रहा है। तलाक के केस खत्म हो गए, अपराध खत्म हो गया, दिख रहा है, मुझे होता दिख रहा है। यदि केवल वो अपने गांव में आ जाए, विस्थापन खत्म हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। सिस्टम चाहता है अपराध हो, क्योंकि सिस्टम को चलाने वाले कॉरपोरेशंस हैं। आपको यह नहीं देखना है कि उस पर्टिकुलर चीज का असर किस व्यक्ति पर पड़ रहा है। आपको केवल दिमाग में इतनी कैलकुलेशन करनी है कि इसका फायदा किसको मिल रहा है ये देखो, और लास्ट फायदा कॉरपोरेशंस को मिलेगा। और उन कॉरपोरेशंस में फंडिंग उन्हीं लोगों की मिलेगी जिनके लिए चिल्ला रहे हैं हम, जो वही फार्मा कंपनियों को कंट्रोल करते हैं, वही पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, वही तेल कंपनियां कंट्रोल कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी के पेटेंट कंट्रोल कर रहे हैं, वही किताबों का सिलेबस कंट्रोल कर रहे हैं, वही सब कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए गांव में वापस आना होगा। यानी यह लड़ाई आपके गांव, आपके घर, आपके खेत से लड़ी जाएगी। हमें कभी सड़क पर नहीं उतरना, हमें किसी सरकार से नहीं लड़ना, हमको किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना, हमें कोई नारेबाजी नहीं करनी, हमको अपनी व्यवस्था बनानी है। हमारी व्यवस्था बनाने में जो आदमी बीच में आता है वो हमारा अपराधी है, वो हमारा दुश्मन है। उसको निपटाने में गांव सक्षम है मिलकर, कोई दिक्कत नहीं, कोई आ जाए उसी को निपटा देगा। समझे ना? कुछ मुश्किल नहीं है, केवल समझ। सारी प्रॉब्लम नासमझी की है। आपको प्रॉब्लम इधर है, मुंह इधर कर रखा है आपका। आपको केवल गर्दन घुमाकर ऐसी प्रॉब्लम और फिर उसकी जड़ तक पहुंचना है। आपको मालूम पड़ेगा सलूशन आपके पास पहले से मौजूद है, आपके पुरखों ने आपको सलूशन दे रखे हैं। हम आपको पीछे जाने की बात कभी नहीं करते, हम आपको यह कहने की बात कभी नहीं करते कि हम पुरखों की बात केवल इसलिए बताते हैं कि जब हम यह कहते हैं कि पूरे गांव में कोई भी बीमार नहीं होता था, तो हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पुरखों के पास वो नॉलेज था कि पूरे गांव को स्वस्थ रखा जा सकता है बिना पैसे के। कोई अस्पताल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, फिर भी पूरा गांव स्वस्थ था। यह टेक्नोलॉजी कहां से आई हमारे पुरखों के पास? और यदि वो हमारे पास 70 साल पहले थी, 50 साल पहले थी, तो क्या हम उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते कि कैसे होगा आगे? अगली जनरेशन बचा लो, इनके तो केमिकल बॉडी में चले गए, अगले तो बचा लो कम से कम। अगले बच्चों को वैक्सीन लगने से तो केवल तब बचा सकते हो जब गांव इकट्ठा होगा, लठ लेके खड़ा हो जाएगा। हमारे गांव वालों को पता था कि गांव में गांव घुसने से पहले पुलिस को परमिशन लेनी पड़ेगी। हमको अपराध के रोकने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये हमें पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा ज्ञान था हमारे पुरखों को, हम ये बता रहे हैं। तो देयर इज ए चांस कि अभी फिर से अपराध मुक्त हमारा गांव हो सकता है। हमारे गांव में एक भी आदमी को मतलब रसायन का खाना नहीं खाना पड़ता था, ऑर्गेनिक खाना, पूरा दिन हंसना, टाइम टाइम, ब्याह में 4 दिन लगाने या 6 दिन लगाने, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी भूखे नहीं मर रहे, फिर भी सोना चांदी घर में भरपूर है। और आज आप 10 मिनट के लिए हाजिरी लगाने सिर्फ शक्ल दिखा के शगन डाल के वापस आ रहे हो, फिर भी आपके पास टाइम नहीं, और फिर भी आप तो टेंशन में हो, फिर भी कर्जे में हो। एक जगह पर कोई भी कर्जे में नहीं है, एक जगह सब कर्जे में है, एक जगह कोई भी बीमार नहीं है, एक जगह सब बीमार है, एक जगह किसी के पास रोजगार नहीं है, एक जगह सबके पास रोजगार है।
है, इधर रोजगार नहीं है, इधर रोजगार है, इधर सबके सब हाथ में रोजगार है, इधर समाज सारा टूटा हुआ है, इधर सारा समाज जुड़ा हुआ है, यहां बच्चों के रेप हो रहे हैं, नशा बिक रहा है, यहां सबकी बेटी पूरे गांव की बेटी है, कोई नशेड़ी नहीं है। इसमें तो हर गली में हर नुक्कड़ पे आईवीएफ सेंटर और नशे के ठेके खुल रहे हैं, इधर गांव के अंदर एक भी ठेका नहीं है। इसका मतलब व्यवस्था हमारे पुरखों को आती थी, उन बुजुर्गों को जाकर बैठकर बत करके चर्चा करके कैसे होगा ताऊ बताओ, तो वो बोलेंगे समाज का नाश होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं सुनता, ठीक है तुम बताओ तो तुमने कैसे किया था, हमारे तो पुरखों ने बना, कैसे बनाया था, वो व्यवस्था कैसे बनी थी। व्यवस्था कोई एक दिन में तो बनी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि जनता सरकार मोर्चा ने कह दिया और हो गया, ऐसा तो नहीं होगा कि हमने ऐलान कर दिया और हो गया, नहीं, बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने गहन अध्ययन शोध किया होगा, और उस शोध में उस चर्चा में आदमी की जिसकी ड्यूटी लगाई होगी इस बात का ध्यान जरूर रखा गया होगा कि इस व्यक्ति को इस काम से व्यक्तिगत लाभ ना मिले, क्योंकि यदि इसको व्यक्तिगत लाभ मिलना चालू हो गया फिर सब मास्टर बनेंगे, सब पंचायती बनेंगे, सब डॉक्टर बनने चल पड़ेंगे। इसीलिए वैद्य को सम्मान बहुत मिलेगा, भूखा वो नहीं मरेगा, उसकी बेटी की शादी में पूरा गांव उसकी मदद करेगा, उसके घर में कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, पूरा गांव खड़ा होगा, लेकिन तुमको किसी के बीमार होने से पैसा नहीं मिलेगा। ठीक करना है तो फ्री में करना है, बाकी चीजें हमारी जिम्मेदारी है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? भाई आदमी काम किस लिए कर रहा है, उसको जरूरत है, तुम्हारी जरूरत का ठेका हम लेते हैं, बात खत्म, तुम सबको ठीक करो फ्री में, बात हमें नहीं पता कैसे करना है। वो बोलेगा ये जड़ी बूटी चाहिए, इस जड़ी बूटी के लिए जंगल चाहिए तो गौचरान भी चाहिए, तो फिर ये जंगल वापस लौट आएंगे, क्या दिक्कत है? और गाय भैंस होंगी तो सबको क्यों समरसिबल से पानी पिलाना है, अपना जोड़ खोद लो यार, सामूहिक जोड़ खोदना है, हमें कम लेना ही नहीं है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत जोड़ की खुदाई सरकार से, हमें अपनी गली के लिए नहीं चाहिए भैया, पक्का नहीं करना हमको कच्चा चाहिए, क्योंकि जमीन से जुड़ने का रास्ता मिट्टी है, और नीचे जमीन में पानी मिट्टी के जरिए जा सकता है, सड़क में टाइलों में पक्के जगह पर नहीं जा सकता है। पक्के मकान में तो एसी लगाना पड़ेगा, कच्चे में तो वैसे ही रह सकते हैं। इसीलिए मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति की ईंटें आपको मिलेंगी, आजकल का सीमेंट मिलेगा, बीच की सभ्यता का जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद हड़प्पा संस्कृति के अंदर हमारे लोगों को यह समझ में आ गया था कि पक्के मकान फायदेमंद नहीं होते हैं, उनको छोड़कर बीच के 3000 साल हमारे पुरखे कच्चे मकानों में इसलिए रहे थे कि जब वो टूटे तो सारा मिट्टी में मिलकर पर्यावरण को जीरो नुकसान हो। और अब ये घर जब टूटेगा जहां हम बैठे हैं, जब ये गिरेगा, इसका एक एक आइटम जो भी इस्तेमाल हो रहा है, एक भी चीज दोबारा रीयूज नहीं हो सकती, दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकती। ये पर्यावरण के ऊपर लानत है, बोझ है, कोड है, पूरी प्रकृति के ऊपर कोड है। ये सीमेंटेड, ये पूरा का पूरा जाल, ये जितने रोड्स हैं, ये कभी दोबारा मिट्टी में नहीं मिल पाएंगे। ये हमारे पुरखों ने समझ लिया था, इसीलिए गांव कच्चे रखे गए थे, इसीलिए वो पक्की जगह को छोड़कर ऐसी जगह गए जहां पानी अवेलेबल हो, जहां पानी ऊपर अवेलेबल हो, कुआं खोद के पानी पी लो, जितना चाहिए उतना निकाल लो। प्रकृति का विनाश नहीं करना है, दिखावट नहीं करनी है, हमको अंग्रेजों की मजबूरी को फैशन नहीं बनाना है। वहां सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, 2-2 पैंट पहननी पड़ती है, इसीलिए वो नीचे उकड़ू बैठकर जंगल नहीं जा सकते। उनका हगने के लिए उनको आधी कुर्सी चाहिए मूतने के लिए, इसीलिए उनकी वो अंग्रेजी शीट होती है, उनकी वो मजबूरी है, उनको पलाथी मार के बैठने की आदत नहीं है, इसीलिए उनको कुर्सियां चाहिए होती है खाने के लिए भी, और उसको चाहिए, और क्योंकि वहां नमी रहती है तो उनके शरीर में वो जो बैक्टीरिया है और जो नमी है उसकी वजह से बीमारियों से बचने के लिए उनको इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। भारत के अंदर वातावरण और भारत की जो खान पान और यहां का जो जलवायु है उसके लिए हमको नहीं जरूरत है उस चीज की जिसको आप फैशन कह रहे हो। बहुत सिंपल है भाई, उनकी मजबूरी को फैशन मत बनाओ, कैलकुलेट करो, इससे अच्छा रहता है कि इससे बुरा रहता है, ये पर्यावरण के नुकसान में है कि किसमें, तो पता चलेगा कि सरकारें चाहती हैं कि आपके बच्चे नशेड़ी रहें। मोबाइल से क्या नुकसान है आप सबको पता है, आपके बच्चों पे क्या असर पड़ता है, बताओ जरा। नहीं, डेमो तो की है, मैं ये कह रहा हूं जब आपका बच्चा देख रहा है, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, जब आपका बच्चा देख रहा है, देखते हुए आपके बच्चे किस तरह नशेड़ी बन रहे हैं, या आप पता है ना आपको, क्या आपको लगता है कि एक मोबाइल कंपनी को नहीं पता होगा कि स्क्रीन का क्या नुकसान है, क्या फायदा है? कंपनी को नहीं पता होगा क्या? और कंपनी को पता है तो क्या सरकार को नहीं पता होगा?
इसका मतलब है कि प्लान करके आपके बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। नशा मुक्त, मतलब ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ बनाते हैं कि नाजायज ठेके बंद कर दिए, अस्वीकृत ठेके, इलीगल ठेके बंद कर दिए। लीगल ठेके में तुम लोग अमृत बेचते हो, हैं? इलीगल कत्लखाने बंद कर दिए, गाय को काटने के जो वो थे ना, इलीगल कत्लखाने बंद किए। तो लीगल कत्लखाने में गाय पैदा कर रहे हो तुम। जो तुमने लाइसेंस दिया है कत्लखाना का, शराब के ठेके का, तंबाकू का, बीड़ी बनाने का, तुम बीड़ी बिकने को रोक लगा रहे हो, बनाने पे कह रहे हो रेवेन्यू मिलता है। दोगला कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहा है। नेता गांव में आए तो जूता लठ उठा करके उससे पूछ नहीं सकते हैं हम कि हरामजादे तेरे को समझ नहीं है क्या इन बातों की कि इनसे हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, है? और सब बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कोई अवतार आएगा और वो बचाएगा। अरे भाई, बच्चे आपके बर्बाद हो रहे हैं, किसी और ने ठेका ले रखा है भाई उसको ठीक करने का। आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ठीक आपको करना पड़ेगा। अकेले नहीं कर सकते तो दो कर सकते हो तो दो कर लो, दो से बात नहीं बनती तीसरा ढूंढो, तीसरे से नहीं बनती चौथा ढूंढो, और ढूंढ नहीं बनती 6 ढूंढो, 6 से भी पुलिस वाले डंडे मारते हैं, 600 की लड़ाई लड़ो। अरे साल में जुड़ जाएंगे, 2 साल में जुड़ जाएंगे यार, 10 साल में जुड़ जाएंगे, जितने चाहिए, पर ट्राई तो वो करो ना जो बचाने के लिए लड़ रहे हो। फिर पीछे चलने वाली भीड़ भी अपने आप आ जाएगी, उसकी चिंता ना करो, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। भीड़ तो आएगी, वो तो उसको भी तो बचाना है अपना बच्चा। जिसको अकल नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है यार, जो दिहाड़ी कर रहा है उससे कैसे उम्मीद करोगे वो मतलब समझ की बात कर ले। उसको तो बिठा के बता दो खाली, वो बोलेगा यार जो तुम डिसाइड कर लोगे हम तुम्हारे साथ हो, तो लास्ट में कह देगा आखिर में। पर जिनकी रोटी का इंतजाम हो गया है, जो अपने परिवार को खिला पिला सकते हैं आराम से, दिन का घंटा ही लगाओ यार, 2 ही घंटे लगा लो यार, जरूरी थोड़ी। मैं कह रहा कैसे कह रहा हूं कि तुम मरने के लिए भगत सिंह की तरह चल पड़ो। सब कुछ छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा, छोड़कर करने के लिए नहीं कह रहा। जो कर रहे हो उसमें से थोड़ा समय इन चीजों के लिए लगाओ कि खुद भी थोड़ा सा समझ डेवलप करते रहो, अपने विचार ओरिजिनल डेवलप करते रहो, और जो लोग इन पर काम कर रहे हैं उनसे मिलकर के सीखने का और सिखाने का काम और दूसरों को बताने का काम करो। तो ये सब हम लोग करेंगे। इसके बाद कुछ हमारे अंदर अगर आएगी तो इसी उम्मीद में हम सब लोग चले हुए हैं। तो आप सारे लोग जितने भी बैठे हैं इस बात को बिल्कुल गौर से रखिएगा कि ये हम सब का दायित्व है। तो आप सब लोग जो हैं इस पे आए यहाँ